हम्म। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज होने वाली है आपकी बहुत ही जबरदस्त क्लास और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो होने वाली है आज आपके सीटेट के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की क्लास। देखिए, जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है उसमें आती है आपकी पेडागोजी। मैं बात करूं आपके पेडागोजी की, सबसे आसान आती है। अगर आपने पेडागोजी कर ली तो समझ लो आपका सीटेट का एग्जाम आपका पास हो गया, क्योंकि सबसे आसान आती है आपके सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी, अगर आपको इसको करने का तरीका पता चल गया। जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, अगर आपने इनको अच्छे तरीके से देख लिया, समझ लिया और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर ली, आप लोग वीडियो को एंड होने के बाद क्या होगे, यार वाकई में सबसे आसान होती है पेडागोजी। ठीक है, 2-4 मिनट लेट हो गया तो थोड़ा सा स्क्रीन के अंदर कुछ दिक्कत चल रही है, टेक्निकल दिक्कत, आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी स्क्रीन के अंदर, बट थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास के ऊपर आप लोग लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास आपको पेपर पास कराने वाली क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। मैंने कहा सीटेट के एग्जाम में आपकी आती है पेडागोजी। क्या आती है आपकी पेडागोजी? लगभग आपके आधी आती है। सीडीपी में जाओगे आधी पेडागोजी आएगी, ईवीएस में आधी आएगी, मैथ्स में आधी आएगी, लैंग्वेज में आधी आएगी। सोशल साइंस में जाओगे वहां पर आपकी 20 नंबर आएगी, साइंस में जाओगे वहां पर आपकी लगभग आधी देखने को मिल जाती है। मोटा मोटा मान के चलिए आधे नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। पेडागोजी आपकी कहां से कवर होती है उसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। पेडागोजी के लिए एक तो आपको एनसीएफ 2005 पता होना चाहिए, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बनाकर डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाकर देख लेना। उसके अलावा आपको एनईपी 2020 की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, उसको नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। ठीक है, बस ये छोटी छोटी चीज आपको करनी है। उसके अलावा आपको डेली जो मैं क्लास आपको देता हूं, अपने सचिन सर की आपको क्लास देखनी है, जो मैं 8 PM पर देखता हूं, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूं। इनके क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करनी है। और चौथा स्टेप है आपके ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स, जिनको देखते ही पता लग जाता है ये क्वेश्चन नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लेंदी भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें देखते पता लग जाता है यार क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, और बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी आंसर देखने को मिल जाता है। तो आज इसी की क्लास होने वाली है। बेसिकली टॉपिक नंबर 29 है, 28 टॉपिक में करा चुका, उनको आप लोग पहले जाके देख लेना। तो आज कराते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की आपकी क्लास। क्लास बड़ी होने वाली है, अपनी सीट बेल्ट बांध के रखना। और देखते हैं आज आपकी क्लास के बाद आप लोग खुद, अगर आपने ना कह दी कि वाकई में पेडागोजी बहुत आसान है, ठीक है, जिसके बाद आपका सीटेट का एग्जाम आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। और ये देखो, एक चीज आपको और बता दूं, पेडागोजी ना सिर्फ आपके सीटेट के एग्जाम आती है, बल्कि उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका केवीएस का एग्जाम होता है, या मान लीजिए सुपर टेट का भी एग्जाम होता है, डीएसएसबी का एग्जाम होता है, वहां पर भी आपको हेल्प करती है। या मान लीजिए आपका जैसे इंटरव्यू वगैरह भी होता है केवीएस वगैरह में, वहां पर भी आपको हेल्प करती है। पेडागोजी आपको रटनी नहीं है, पेडागोजी आपको समझनी है, कैसे करनी है, वो सब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए मैंने कहा बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है, ताकि आपको सभी क्लास मिलती रहे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा जब आपकी क्लास आज आपकी खत्म हो जाएगी, आप लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर है प्रीवियस ईयर के, जो मैंने अपने नोट्स के अंदर डाले हुए हैं, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नोट्स के अंदर आपको बाकी भी चीज मिल जाएगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। लगभग एनसीईआरटी का आपके बुक्स का मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास अब इतना बचे नहीं है कि एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ो फिर नोट्स आपको बनाओ। ठीक है, पेपर फर्स्ट है तो 3rd to 5th, और पेपर सेकंड है तो 6 to 8। और उसके अलावा कुछ नए टॉपिक जैसे ऐड हुए थे, जैसे ईवीएस वगैरह में ऐड हुए थे, तो मैंने उसके अंदर ऐड किए हुए, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये सब आपको जो कंटेंट है वो सब आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। नोट्स लेने के बाद कोई भी एक बच्चा ये ना पूछे सर प्रीवियस ईयर में लू या नहीं लू, एनसीईआरटी लू या नहीं लू, या कोई और बुक लू। कोई और बुक या XYZ कोई चीज आपको नहीं फॉलो करनी, सिर्फ नोट्स आपको पढ़ना है और क्लास डेली अटेंड करनी है। उसके बाद अगर आपको अच्छे नंबर ना आए तो आप लोग मुझसे मिल लेना। ठीक है, ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। इसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट से लेना, क्योंकि मेरे नाम पर बहुत सारी फेक चीजें चल रही है। कोई 100 रुपए के, कोई 50 रुपए के, कोई फ्री चीज दे रहा है, कोई कैफे वाले मेरे नाम पर नोट्स सेल कर रहे हैं। तो उन चीजों से आप लोग बचना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर नोट्स मिलेंगे। तो 1-2 पेज मेरे नोट्स के ले लेते हैं, बाकी अंदर पता नहीं क्या मटेरियल भरा रहता है, और उनको कैफे वगैरह बहुत दे रहे हैं, तो उनसे आप लोग बचना है। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अब आपकी महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत, जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने कुछ नए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड भी ऐड करे हुए हैं, क्योंकि सीबीएसई वालों ने कुछ मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जो थे वो फुस कर दिए, ठीक है। तो उनको मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो अब नए वाले आपको देखने को मिलेंगे। इनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल सचिन एकेडमी पर शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों ने नोट्स भी लिए या ठीक है, तो वो भी अब इन वाले को फॉलो करना, जो ये नए वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब सीबीएसई वालों ने एक दो मेरे बेकार कर दिए, तो मैंने नए वाले तैयार करे ताकि उनको फायर किया जा सके, ठीक है। तो इनको आप लोग फॉलो करना। चलिए, पहला और सबसे दमदार और सबसे सदाबहार आपका जो टैग वर्ड है, आपका जो वर्ड है नेगेटिव, वो है आपका केवल, यानी कि ओनली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सीटेट के एग्जाम में ये आपका वर्ड आपको देखने को न मिले, जो वर्ड आपका ओनली, केवल, मात्र, सिर्फ आपसे पूछा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओनली। ये वर्ड आपके सीटेट के एग्जाम में भर भर के आपके पूछा जाता है, ठीक है जी। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैंने कहा कैमरा थोड़ा बहुत हिलेगा, थोड़ा मैनेज कर लेना। आज आपके कमेंट बॉक्स पे मेरा ध्यान कम रहेगा, क्योंकि क्लास बड़ी होने वाली है, ठीक है। जब भी आपके चार ऑप्शन आपको दिए होंगे, चार ऑप्शन में जब कभी भी आपको ओनली वर्ड दिखे, केवल वर्ड दिखे, आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जितने भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड मिलेंगे 99% तक ये आपके काम करती है वाली ट्रिक। और जो ट्रिक काम करती है आपकी पेडागोजी के अंदर काम करती है, ठीक है। कंटेंट वाली चीजों के अंदर इसको मत घुसाना, ठीक है। तो आपके जो वर्ड मिलेगा केवल, कि बच्चों को केवल इस तरीके से पढ़ना चाहिए, बच्चों को केवल ये वाला काम करना चाहिए, बच्चों को केवल इस तरीके से इन चीजों को मैनेज करना चाहिए। जब भी कभी इस तरीके से केवल वर्ड दिया जाए, तो समझ जाना वो आपका क्या ऑप्शन बन जाएगा, वो पूरा का पूरा ऑप्शन आपका केवल बन जाएगा। और केवल आते वर्ड को वो पूरा ऑप्शन आपका केवल बन जाएगा। जैसे सामने आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए स्टेटमेंट कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया। जब कभी आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछे, तो नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव पूछ लेगा, तो आंसर फिर उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब वो आपके कोग्निटिवली रूप से आपके तैयार हो जाते हैं, उनके पास जानकारी आ जाती है, कोग्निटिव रूप से, संज्ञानात्मक रूप से जब उनके पास जानकारी आ जाती है, मैच्योर हो जाते हैं, तब वो सीख जाते हैं। तो पहली बात सही है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। परिवार में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, प्लेग्राउंड में सीखते हैं। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। दोनों बात पॉजिटिव है, हमें तो नेगेटिव ढूंढना है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। बच्चे केवल क्लास में सीखते हैं। ये वर्ड आ गया केवल, ठीक है। मैंने क्या कहा था, केवल क्या है, नेगेटिव। क्या बच्चे सिर्फ क्लासरूम में सीखते हैं? बच्चे प्लेग्राउंड में भी सीखते हैं, बच्चे घर में भी सीखते हैं, हर जगह बच्चे सीखते हैं। तो केवल आ गया, तो केवल क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। और सीटेट के एग्जाम में केवल इतना आपको दिखाई देगा, मुझे तो ऐसा लगेगा कि हर बिना इसके तो शायद कोई आपका क्वेश्चन ही ना बने। तो केवल आपको बहुत देखने को मिलेगा, आपका जो ये वाला आपका नेगेटिव वर्ड है केवल, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये आपका कंटेंट से लिया हुआ है, बेसिकली पेडागोजी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, कि समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जो मानते हैं कि सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाए, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। इससे क्या मतलब है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण जो होता है, रिजर्वेशन होता है, केवल सरकारी स्कूलों में ही होता है। क्या केवल सरकारी स्कूलों में होता है? प्राइवेट स्कूल में भी होता है। 25 रिजर्वेशन वहां भी उनके लिए होता है, ठीक है। तो केवल आ गया। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ, यहां पर बात होगी सिर्फ यानी ओनली, विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। देखो सीबीएसई वालों ने जो मेरा टैग वर्ड बेकार कराया ना, नेगेटिव वर्ड, वो कराया ही। ये जो ही वाला है ना, ये 50-50 काम करता है। इसकी बैटरी खराब कर दी सीबीएसई वालों ने। ये पहले इतना चलता था, जब पिछली बार पेपर होते थे, जो हिंदी की पेडागोजी आती थी उसमें सबसे ज्यादा चलता था, और इतनी स्पीड से पेडागोजी को सोल्व कराता था। बच्चा क्वेश्चन देखता था, ही आ गया, देखते उसको टिक कर दिया, ठीक है। ये गलत होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन सीबीएसई वालों ने पिछली बार इसकी हवा निकाल दी, इस बार हम सीबीएसई वालों की हवा निकाल देंगे, ठीक है। तो इस बार इसको मत करना। ये टैग जो आपका ये वर्ड है आपका ही वाला नेगेटिव वर्ड है, ये काम का नहीं रहा, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए आज की वीडियो के अंदर मैंने इसको ऐड नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा सिर्फ, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। तीसरा है सरकारी विद्यालयों में केवल, फिर केवल आ गया। अगला है योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो फोर्थ आंसर आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, केवल सबसे सदाबहार और सबसे बढ़िया आपका टैग वर्ड है, आपका नेगेटिव आपका टैग वर्ड है, ठीक है।
अब बात करते हैं आपके दो टैग वर्ड की, एक साथ बात करते हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव की, एक साथ बात करते हैं। एक होता है आपका सॉरी एक होता है आपका पैसिव जिसको निष्क्रिय कहा जाता है, दूसरा होता है आपका सक्रिय जिसको एक्टिव कहा जाता है। देखिए आपको इनके नाम से पता चल रहा है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। आप लोग मुझे सिंपल से एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो, मैं आपको पढ़ाने आया हूं, क्या आप बिना एक्टिव हुए पढ़ सकते हो या बिना एक्टिव हुए मैं आपको पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता, ना ही आप लोग पढ़ सकते हो। तो आपको पढ़ने के लिए और मुझे पढ़ाने के लिए एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। निष्क्रिय होके ना तो आप लोग पढ़ सकते ना ही मैं पढ़ा सकता, इसलिए निष्क्रिय नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। और सक्रिय पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। समझ गए, दोनों में डिफरेंस हो गए। तो इसलिए आपको पैसिव के साथ नहीं जाना, पैसिव नेगेटिव होगा और आपका जो है एक्टिव, आपका सक्रिय जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। इसलिए टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, दोनों को कैसा होना पड़ेगा? सक्रिय होना पड़ेगा। अगर आप भी और मैं भी, अगर दोनों में से एक भी पैसिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, तो जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, वो क्या कंप्लीट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। समझ गए, तो दोनों का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। बिल्कुल गलत बात है भाई, शिक्षिका की भूमिका होती है। अगर शिक्षिका नहीं होगा, टीचर नहीं होगा, तो पढ़ाएगा कौन बच्चे को? शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है, यानी एक्टिव भूमिका होती है, पॉजिटिव दिख गया मुझे। तथा विद्यार्थी यानी स्टूडेंट की निष्क्रिय भूमिका होती है। मैंने क्या कहा? दोनों को पैसिव एक्टिव होना जरूरी है। इसने एक को एक्टिव बना दिया, दूसरे को पैसिव बना दिया, गलत हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, बिल्कुल सही बात है, और शिक्षिका की निष्क्रिय भूमिका होती है, या इसने उल्टा कर दिया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की ही सक्रिय भूमिका होनी जरूरी है। आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। तो इन दोनों के बारे में आप लोग समझ गए, एक्टिव आपका पॉजिटिव है, पैसिव आपका नेगेटिव है, ठीक है। इन दोनों के बारे में इस तरीके से आपको करना है। ये आपके अलग अलग भी पूछे जाते हैं, एक साथ भी पूछे जाते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण आपके नेगेटिव और आपके पॉजिटिव वर्ड है। बात करते हैं आपका बड़ा महत्वपूर्ण आपका नेगेटिव वर्ड। पिछली बार बहुत धमाल मचाया इसने, जो पिछली बार आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। पता नहीं है भाई साहब ने क्या खा लिया, लगभग हर शिफ्ट के अंदर ये पूछा गया, ठीक है, क्योंकि एनईपी 2020 पूछी गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछी गई थी, तो उसकी वजह से हर शिफ्ट में देखने को मिला। ये नेगेटिव वर्ड है आपका मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज आपका, ठीक। और ये वर्ड आपका ऐसे पूछा गया, मानकीकृत, इसको आकलन दे दिया कहीं पर, ठीक है, मानकीकृत इसको आकलन, या मानकीकृत स्टैंडर्डाइज असेसमेंट दे दिया, या स्टैंडर्डाइज आपका पेपर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पूछा गया, ये स्टैंडर्डाइज, इसको टेस्ट दे दिया, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नाम दे दिया, या तो असेसमेंट दे देगा एग्जामिनर, या पेपर दे देगा, या टेस्ट दे देगा। मानकीकृत आकलन दे देगा, मानकीकृत पेपर दे देगा, मानकीकृत आपके टेस्ट दे देगा। आपको नाम याद रखना है इस भाई साहब का, मानकीकृत, इसको मत भूल जाना बिल्कुल भी। तो मानकीकृत आपका क्या है? नेगेटिव। अब क्या हो गया, ये मानकीकृत होता क्या है? देखो मानकीकृत होता क्या है, आपको जो मानकीकृत होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, पेपर होता है, ये वो मानकीकृत होता है जो पहले से चीजें चलती आ रही है, ठीक है, जो एक मानक होते हैं, एक रूल्स होते हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। बच्चा स्कूल के अंदर गया, स्कूल के अंदर जाने पर बच्चों को सेम जो रूल्स होते हैं, जो मानक होते हैं स्कूल के, कि भाई स्कूल के अंदर जाओगे, 6 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, 1 साल बाद आपका एग्जाम होगा, इसके अंदर आपको क्वालिफाई करना है, आपने क्वालिफाई कर लिया तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको प्रमोट कर देंगे। बच्चे ने कुछ नॉलेज गेन करी नहीं करी, कोई कौशल सीखे नहीं सीखे, कुछ व्यवहार के अंदर अपना सीखा, कोई नई स्किल सीखी नहीं सीखी, कोई मैटर नहीं करता, बस उसको उसने कितने नंबर गेन करे इसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो इसलिए एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा भाई इसको तो खत्म करो। जब बच्चा कोई चीज नहीं सीख पा रहा, कोई कौशल नहीं सीख पा रहा, कोई नई स्किल नहीं सीख पा रहा, तो इसका मतलब ही क्या रह जाता है। इसलिए इसको नेगेटिव माना गया मानकीकृत को, ठीक है, चाहे मानकीकृत पेपर हो, टेस्ट हो, मानकीकृत किसी भी तरीके की चीज हो, पेपर में कहीं भी है भाई साहब दिख जाए, पेन लेकर बैठ जाना और समझ जाना आपका क्या है, नेगेटिव आपका। और बहुत बार आपका पिछली बार आपके पेपर में देखने को मिला था, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी, वो आपको बताना है। पहली है सहयोगी प्रायोजित कार्य, यानी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मतलब जिसमें अपने जो सहपाठी वगैरह होते हैं, आपस के दोस्त यार होते हैं, आपस में एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाएंगे, साथ में सहपाठी अधिगम करेंगे, एक साथ सीखेंगे, पहला तो सही हो जाएगा। तो पहला तो आपका पॉजिटिव है, बिल्कुल सही होगी।
एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपके वन वर्ड वाले आंसर, तो ये तो आपका होने से रहा। उसके अलावा मानक परीक्षण आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है आपका नेगेटिव होता है आपका, तो ये तो आपका होने से रहा। मात्र स्मरण पर आधारित, स्मरण आपका ठीक है, याद करना मेमोराइज करना, ये आपका क्या होता है, ये आपका नेगेटिव आपका वर्ड होता है, ये भी आपका भी आ जाएगा ठीक है, तो ये क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो देखिए दो नेगेटिव मिल गए, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, एक का थोड़ा इसके अंदर दिमाग लगा है, तो आंसर क्या बच जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है। तो समझ गए इस भाई साहब के ऊपर, मानकीकृत के ऊपर, ये आपका नेगेटिव आपका वर्ड है ठीक, ये आपका इस बार नया पेपर के अंदर देखने को मिला। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्ड के ऊपर, कुछ और के ऊपर, ये आपके दंड या फिर सजा या फिर वह यानी कि पनिशमेंट या फिर फियर। आपको बच्चों को किसी भी तरीके का पनिशमेंट, किसी भी तरीके की सजा या किसी भी तरीके का डर नहीं दिखाना, ना इसको फिजिकली पनिशमेंट देनी है, ना ही उसको मोरली पनिशमेंट देनी है। आपकी और हमारी खूब अच्छी तरीके से तुड़ाई हो चुकी है ठीक है, डंडों से भी पिटे, हाथ खड़े कर चुके हैं, मुर्गा भी बन चुके हैं, कुछ टीचर यहां मारते थे दबा दबा के ठीक है, कुछ कान पे भी मारा हुआ है अच्छी तरीके से ठीक है, कुछ ने खून भी निकाल चुके हैं अच्छी तरीके से, तो इतनी बढ़िया तरीके से मार पिटाई हो चुकी है ठीक। बट आज की डेट में हम बच्चों को उंगली भी नहीं दिखा सकते, उसको ये भी नहीं कह सकते तू गधा है ठीक है, इतनी भी हमारी औकात नहीं है बच्चों को बोलने की, इतनी बड़ी सुप्रीम पावर आज की डेट में बच्चा बन चुका है। तो अगर किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको यह वर्ड दिख जाए कि आपको बच्चों को पनिशमेंट देने वाले वर्ड की बात आ जाए, बच्चों को डर दिखाने वाली बात वर्ड की बात आ जाएगी ठीक है, जैसे हमको डर दिखाया जाता था चुपचाप बैठ जाओ वरना बाहर निकाल दिए जाओगे, मुर्गा बना दिए जाओगे ठीक है, टांगे तोड़ दी जाएगी, तो समझ जाना वो आपके कैसे वर्ड हो जाएंगे, वो आपके नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। देखिए आगे बढ़ते ऑप्शन के ऊपर, हमारे टाइम पे तो किसी ने बताया नहीं, स्कूल टाइम पे ये सब चीजें ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक प्राथमिक विद्यालय की जो अध्यापिका है वो बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से उसको प्रोत्साहित कर सकती है, यानी एक बहुत बढ़िया उसको प्रॉब्लम सोल्वर बनाना चाहती है, तो उसके लिए वो किस प्रकार से एनकरेज कर सकती है। प्रॉब्लम सोल्वर कैसे, मतलब जिसमें बच्चा किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को अपने आप उसका समाधान कर सके ठीक है, तो उसके लिए उसको किस प्रकार एनकरेज कर सकती है। जैसे आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, सीटेट का एग्जाम, तो सीटेट के एग्जाम को किस प्रकार से अच्छे नंबर से आप लोग पास कर सकते हो, तो इसके लिए आपको किस प्रकार से एनकरेज कर सकती है ठीक है, तो इसके लिए एक टीचर क्या काम कर सकता है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। अब देखिए आंसर दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन दिए हुए इसमें, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। अब देखिए जो पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है आपका नेगेटिव वर्ड, क्या होता है पुरस्कार आपका नेगेटिव वर्ड। अब क्या हो गया सर, हमें तो पुरस्कार जो मिलते हैं ये नेगेटिव वर्ड कहां से हो गए, पुरस्कार तो ज्यादा ज्यादा मिलनी चाहिए, नहीं, जो पुरस्कार होते हैं रिवार्ड होते हैं वो आपका नेगेटिव वर्ड होते हैं। पुरस्कार अगर आप इसको पॉजिटिव वर्ड के रूप में लोगे तो पुरस्कार अगर कभी पार्शली मिले, किसी खास अचीवमेंट पे मिले, मान लीजिए आपने सीटेट का एग्जाम पास कर लिया, बहुत अच्छे नंबर से पास करा, आपने गवर्नमेंट जॉब पास करी, बहुत अच्छे नंबर से पास करी ठीक है, किसी खास अचीवमेंट पर आपको शाबाशी मिली या कुछ और बड़ा कीर्तिमान हासिल करा, उस पर अगर कोई रिवार्ड आपको मिला तो वो आपका पॉजिटिव है। वरना छोटे छोटे काम के लिए अगर आपको रिवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है, तो आपका क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। और सीटेट में हमेशा पुरस्कार ज्यादातर जब भी आया आपका नेगेटिव वर्ड आया ठीक है, तो पहला आपका होने से रहा। दूसरा भाई साहब आपको दिख गया केवल, तो केवल भी क्या होता है आपका, केवल आपका नेगेटिव वर्ड होता है। तीसरा है आपका गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उनको दंडित करके, तो दंडित भी क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो देखो तीन ऑप्शन के अंदर शुरुआत में मुझे नेगेटिव मिल गए, तो चौथा क्या बचा, चौथा ही पॉजिटिव बचा, कि बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको एनकरेज करना कि बेटा आप लोग अनुमान लगाओ कि सीटेट के एग्जाम में इतने बढ़िया नंबर कैसे आ सकते हैं, और उसी पर आधारित विचार मंथन करके, एक और पॉजिटिव वर्ड आया विचार मंथन करके, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है आपका, पॉजिटिव वर्ड होता है ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्व करता है आदमी तो उसके दिमाग में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्म होना आपका स्टार्ट हो जाता है ठीक है, दिमाग में क्या होता है, मंथन होना उसका स्टार्ट हो जाता है ठीक है। आपको आपसे मैंने पूछा कि बताओ सीटेट के एग्जाम अच्छे नंबर से पास कैसे करोगे, आपके सामने समस्या, इस समस्या के बाद आपके दिमाग में क्या हुआ, आंधी तूफान आना शुरू हो गया ठीक है, विचार आने आपके शुरू हो गए, यार डेली सचिन सर की क्लास अटेंड करेंगे 8 बजे, उनके नोट्स को अच्छे तरीके से कर जाएंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे। तो ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है ना, इसको हमेशा आपको एक पॉजिटिव समझना है ठीक है, तो ये क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। और शुरू में तीनों मासा मुझे दिख गए थे, ये तीनों के तीनों क्या है आपके नेगेटिव होते हैं, तो आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सी हो जाएगा ठीक। तो समझ गया, आपका पनिशमेंट और भय वगैरह आपके नेगेटिव होते हैं ठीक। चलिए बढ़ते आपके अगले, आपके नेगेटिव वर्ड के ऊपर अगले कौन कौन से हैं।
अगला है आपका व्याख्या या व्याख्यान, बात एक है दोनों की। यह आपका नेगेटिव वर्ड होता है जहां पर बच्चों को कुछ लेक्चर देने की बात या व्याख्या की बात आ जाएगी, या व्याख्यान विधि की बात आ जाएगी, या फिर बच्चों को डेफिनेशन की या परिभाषा देने की बात आ जाएगी। तो ये भी आपका क्या होंगे, आपके नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, आपको बच्चों को डेफिनेशन नहीं देनी, परिभाषा नहीं देनी, आपको ना ही उन्हें कोई आपको लेक्चर देना है। ठीक है, और खासकर प्राइमरी पर तो ये काम भूल कर भी मत कर लेना। ठीक है, अपर प्राइमरी पर आप लोग, बड़ी क्लासों में आप लोग एक बारी को इनको कर सकते हो। ठीक, तो ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। अब देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसा आएगा उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम, यार देखो इसको मैं भूल गया और मेरी ये याद था, जब मैं पीडीएफ को उसको बना रहा था मेरी ये याद था, लेकिन पता नहीं गलती से कैसे निकल गया। ठीक है, स्किप हो गया। डिस्कवरी लर्निंग पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, खोजी अधिगम, जिसका कोई तुक ही नहीं है। ठीक है, और गलती से आज पीडीएफ में रह गया। खोजी अधिगम आपका क्या है, आपका पॉजिटिव आपका वर्ड है। ठीक है, खोजी अधिगम जिसमें बच्चा खुद अपने आप खोज करते हुए चीजें सीखता है। हम बच्चे से कहेंगे बेटा जा 5 जानवरों के बारे में लिख के आ, या 5 जानवरों के बारे में जितनी डिटेल है पता करके आ, तो बच्चा अपने आसपास के परिवेश में जाएगा, डॉग के बारे में लिखेगा, बिल्ली के बारे में लिखेगा। ठीक है, उसके अलावा गाय भैंस के बारे में लिखेगा। तो जब वो इस तरीके से डिस्कवरी लर्निंग खोजी अधिगम करेगा तो ज्यादा जल्दी सीखेगा और उसके अलावा डिटेल में चीजें सीखेगा। तो इसको जब भी कभी आपको खोजी अधिगम देखने को मिल जाए तो समझ जाने ये आपका पॉजिटिव लर्निंग है, भर भर के आपके ऑप्शन के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो बाई मिस्टेक ये स्किप हो गया, लेकिन शुक्र है भगवान का क्वेश्चन के अंदर मिल गया। ठीक है, तो खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है एक अध्यापिका अपने बच्चों के बीच में। ठीक है, यानी अध्यापिका बढ़िया है वो। तो इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए, बताओ उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। व्याख्यान विधि का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। व्याख्यान विधि क्या होती है, मैंने पहले बता दी, व्याख्यान विधि ये आपकी नेगेटिव होती है। ठीक, ये तो नहीं करना चाहिए। केवल भाई साहब मुझे शुरू में ही मिल गए, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल भी आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। आवश्यकता मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। अगर बच्चे से कहते हैं कि बेटा आसपास के 5 जानवरों के बारे में लिखकर लेकर आओ, डिस्कवरी उसको खोजी अधिगम के बारे में कह दिया। ठीक है, तो आवश्यकता मार्गदर्शन के साथ, जहां पर भी बच्चों को जरूरत पड़ रही है, मार्गदर्शन की, गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, उसके साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। ठीक है, जहां जरूरत पड़ रही है उसके साथ साथ बच्चे को उसके साथ साथ गाइडेंस देनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया और इफेक्टिव तरीका आपका यही रहेगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। विद्यार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शन के खुद काम करने देना चाहिए। देखो बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि अपने आप ही मार्गदर्शन के सारा काम कर जाएगा, फिर स्कूल ही जाने की क्या जरूरत होगी, घर में बैठ के ना कर लेगा सारा काम, टीचर का काम ही क्या बचेगा। तो ये आंसर आपका नहीं होगा, आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को, और इसको देख लेना खोजी अधिगम को, ये आपका पॉजिटिव आपका वर्ड है। ठीक है, बढ़ते अब आपके अगले नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के ऊपर। यहां तक आप लोग समझ गए इसके ऊपर। अगले पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है आपका, पहले अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो रटना, याद करना, संस्कृत वाले लिख लेना, कंठस्थ करना। ठीक है, हालांकि कंठस्थ मत लिखो, कंठस्थ भी पिछली बार फेल हो गया था। ठीक है, वो भी आपका कई बार पॉजिटिव के अंदर चला जाता है। रटना और याद करना, रोट और मेमोराइज करना। ठीक है, रोट लर्निंग और आपका मेमोराइज करना। ठीक है, तो इसी को याद करो, इन दो को याद करो। ये आपका किसके अंदर आते हैं, रोट, इसके नेगेटिव के अंदर आते हैं। पॉजिटिव के अंदर क्या आ जाएगा, अगर बच्चों को कहा जाए कि आपको कोई चीज रटनी है, कोई चीज आपको याद करनी है, स्मरण करनी है, मेमोराइज करनी है, तो समझ लेना वो ऑप्शन आपका पूरा का पूरा आपका गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चों को आपको रटने के ऊपर, स्मरण करने के ऊपर आपको फोकस नहीं करना, हमेशा उसको समझाने के ऊपर आपको प्रेरित करना है, फोर्स करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड करने पर और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा बल देना है। अच्छा एक बार बताओ, जो पेडागोजी होती है, क्या पेडागोजी आपका सब्जेक्ट कहीं भी आपका रटने का सब्जेक्ट है, मुझे बता दो। कौन सी ऐसी किताब है बता दो जहां पर पेडागोजी को आप रटकर मतलब इसको समझ सकते हो, कोई किताब नहीं है। मैं चारों आपको वो होते हैं ऑप्शन होते हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि पेडागोजी समझकर ही सीखी जाती है, इसको आप रटकर नहीं सीख सकते। और जो आपका सीटेट का जो पैटर्न इस बार बन गया है ना, जिस बच्चे ने समझकर चला गया पेपर को, उसकी पकड़ से बाहर आपका सीटेट का एग्जाम नहीं है। इसलिए कहा गया है कि आपको चीजें बच्चों को समझानी पड़ेगी, ना कि उसको रटानी पड़ेगी। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 वाला काम अब नहीं चलेगा। ठीक, तो ये आपके रटने याद करने आपके नेगेटिव है और आपके समझना आपका पॉजिटिव आपका वर्ड है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि क्वेश्चन किस तरीके से है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। बताओ कि विद्यार्थी जो सीख रहा है उसको सुसाध्य करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए।
परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना चाहिए कि बेटा सही से पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था जो भय होता है यानी जो फियर होता है ये क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन वैसे भी रहा। रटकर याद करने पर बल देना, रटना क्या बताया मैंने, आपका रटना क्या होता है, आपका नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी आपका होने से रहा। उसके अलावा निष्क्रिय, निष्क्रिय यानी पैसिव, पैसिव मैंने आपको शुरुआत में क्या बता दिया था, आपका नेगेटिव वर्ड होता है। देखो तीन ऑप्शन तो नेगेटिव 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 मिल गए, तो ये तो वैसे ही कट गया। बचा क्या भाई साहब, फोर्थ आंसर बचा कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। अगर आप बच्चे के दिगम को फैसिलिटेट करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो उसको, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध से जोड़ना कि बच्चों को कोई चीज आप सिखा रहे हो तो सिखाने से पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानो कि बेटा आपको ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, क्या इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ नॉलेज है, तो बच्चा बताएगा हाँ सर मुझे इसके बारे में ये नॉलेज है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान से उसको जोड़कर आप लोग उसको पढ़ाइए। तो आंसर जो फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी तीनों के अंदर आपके नेगेटिव वर्ड छुपे बैठे थे जिसको देखते आपने टिक करा और तीनों का आंसर आपका निकल कर आ गया। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। बढ़ते हुए आपके अगले के ऊपर। हाँ वेरी गुड, आंसर आप लोग सही दे रहे हो। साथ के साथ पोल दिया करो सर जी। पोल मिल जाएगा इसके अंदर, चलो नेक्स्ट टाइम से देंगे पोल, अभी आप इसके ऊपर ध्यान लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन एक और आगे सामने स्क्रीन पर इसी से जुड़ा हुआ कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ यानी कि जो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, मैंने क्या कहा ना कि अब जो अंडरस्टैंडिंग बनानी है, समझ बनानी है, वो कैसी बनानी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है, रटने पर ध्यान नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को सुसाध्य करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए। छात्रों को केवल, ये भाई साहब दिख गया, केवल केवल यंत्रवत रूप से यानी कि आपका रोट मेमोराइजेशन पर, ठीक है, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव मिल गए, तो ये ऑप्शन तो आपका होने से रहा। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को समाहित करना चाहिए। देखो उदाहरण की बात तो सही आ रही है, अगर आप बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बताना चाह रहे हो, ठीक है, उनको इस तरीके से फैसिलिटेट करना चाह रहे हो, तो उदाहरण तो दो, गैर उदाहरण देने का क्या फायदा। अगर मैं आपको जीन प्याजे पढ़ा रहा हूं तो जीन प्याजे से संबंधित उदाहरण दे दिया आपको, लेकिन गैर उदाहरण देने का क्या फायदा, एसएससी की चीज आपको बता दूं तो उसको देने का क्या फायदा। तो ये तो आपका ऑप्शन आपका होने से रहा। ठीक, जो प्रस्तुत किया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों के संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अध्यापन की व्याख्यान विधि, तो देखो यहां पर क्या आ गया, आपकी व्याख्यान विधि आ गया, ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर एक नेगेटिव, दो नेगेटिव और तीसरे में आपने दिमाग लगा लिया भाई गैर उदाहरण की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस तरीके से आप लोग कि दोनों के बीच में आपने संबंध बना लिया, जो दोनों आपकी नॉलेज थी प्रीवियस की और आपकी नई वाली। ठीक, अच्छा एक और आपका नया नेगेटिव वर्ड देखने को मिला जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में देखने को मिला, हालांकि ऑफलाइन एग्जाम में भी आता था लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में पिछली बार इसने खूब धूम मचाई थी। ये वाला नेगेटिव वर्ड है आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेधन और अभ्यास। ठीक है, आप क्या सर प्रैक्टिस करने से तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, वो वाली कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ये वाली कहावत आपकी देखो यहां पर नेगेटिव कैसे हो जाती है। अगर हम किसी बच्चे को ज्यादा प्रैक्टिस कराते रहेंगे, बेटा कर इसकी प्रैक्टिस ही, इसकी प्रैक्टिस करता रहे, तो प्रैक्टिस कराने से बच्चा उसको आदी हो जाएगा और रोट मेमोराइजेशन की तरफ चला जाएगा। जब वो रोट मेमोराइजेशन की तरफ चला जाएगा, रोट लर्निंग की तरफ चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ड्रिल और प्रैक्टिस को क्या माना गया है कि इसको कम से कम बच्चों को कराया जाए। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ज्यादा कराया जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है आपका वेधन और आपका अभ्यास है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसको आप लोग समझिए। अब जैसे क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि बच्चे के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित आप लोग कर सकते हो, बताओ। कंसेप्चुअल चेंज को, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, किस प्रकार से आप लोग प्रोत्साहित यानी एनकरेज कर सकते हो। दंड का यूज करके, पनिशमेंट का, पनिशमेंट क्या बताई थी मैंने, पनिशमेंट क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, तो ये तो आपका होने से रहा। बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए, देखो बात आ गई ना यहां पर, तर्क खोजने की बात आ गई यहां पर। ठीक है, तो खोजी उपागम मैंने क्या कही थी, खोजी उपागम क्या होता है आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, तो भाई आपका पॉजिटिव आपका ये देखने को मिल गया। बच्चों को सही संप्रत्य का रट्टा मार का, रट्टा मारना क्या होता है, रट्टा मारना आपका होता है आपका नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी होने से रहा। बारंबार वेदन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या होता है आपका नेगेटिव वर्ड होता है।
तो देखो एक ऑप्शन के अंदर सारे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिल गए। तो पॉजिटिव कौन सा है कि भाई अलग अलग उदाहरण देकर बच्चों को क्या काम करो, तर्क खोजने के लिए उन्हें कहो। ठीक है, तो सबसे पॉजिटिव आंसर आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, जिससे बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल चेंज बनेगा। तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते आपके अगले पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की ओर। अगले पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है आपके, जिस भी ऑप्शन में आपको टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड या फिर करिकुलम सेंटर्ड, ठीक है, या फिर आपका करिकुलम सेंटर्ड मिल जाए, समझ जाना वो आपके नेगेटिव वर्ड है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित। क्या ध्यान रखना है? सिर्फ और सिर्फ आपको बाल केंद्रित ध्यान रखना है। मैं यहां पर इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोग इसलिए पढ़ रहे हो, ये सब शिक्षण व्यवस्था इसलिए क्योंकि बच्चा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम यहां पर हो रहा है क्योंकि बच्चा है, बच्चों को सुप्रीम पावर आपको माननी है। ठीक है, तो जितनी भी शिक्षण व्यवस्था चल रही है मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, सरकार वैकेंसी निकालती है, सरकार वैकेंसी देती है, टीचर बनाती है, योजना बनाती है, क्योंकि सेंटर में कौन है? बच्चा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बच्चे से बड़ी सुप्रीम पावर कोई नहीं है। अगर आपने इस बात को अपने दिमाग में बैठा ली और बच्चे के हित में हमेशा आंसर दिए, ठीक है, पूरी दुनिया एक तरफ और बच्चा एक तरफ, और अगर आप बच्चे के साथ में चले गए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होने का। ठीक है, तो ना तो आपको चाइल्ड से टेक्स्ट बुक सेंटर्ड मानना, ना टीचर सेंटर्ड मानना, ना ही करिकुलम सेंटर्ड मानना, सिर्फ और सिर्फ क्या मानना है? आपको चाइल्ड सेंटर्ड मानना है, यानी कि बाल केंद्रित मानना है। पूरी दुनिया जाए बाढ़ में, हमारा बच्चा जाए साइड में। ठीक है, ये चीज आपको माननी है। देखिए क्वेश्चन जैसा आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए, जो बच्चों के कंसेप्ट होते हैं, अवधारणाएं होती है, उनकी समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। देखो राशि भी मतलब टैलेंटेड टीचर है, किस तरीके का वो प्रयोग कर रही है। ठीक है, उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। ठीक, यानी क्रिएटिव टीचर है यहां पर राशि। तो शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या है वो आपको बताना है। बाल केंद्रित है, आप कहोगे सर आपने पॉजिटिव बता दिया, बाल केंद्रित जहां पर भी ऑप्शन में मिल जाए आंख बंद करके लगा देना, तो लगा दो भाई आंख बंद करके। पाठ्य पुस्तक केंद्रित आपका नेगेटिव होता है। उपदेशात्मक, जहां पर भी उपदेश देने की बात आ जाएगी आपका नेगेटिव हो जाएगा। कंठस्थीकरण, मेमोराइज करना, मेमोराइज करने की बात क्या कही थी मैंने, आपका नेगेटिव होता है। आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सिर्फ आपका फर्स्ट आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले पॉजिटिव और नेगेटिव की ओर। वो आपको क्या दिए हुए हैं जी सर मैं पढ़कर लाइक कर दूंगी, कोई बात नहीं भाई, मत करो लाइक, लाइक वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए, आपके एग्जाम निकलने चाहिए। ठीक है, देखो इसके ऊपर नजर डालो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर। अगले दो वर्ड आपके, एक होता है आपका इनकरेज, एक होता है आपका डिस्करेज। ठीक है, एक होता है हतोत्साहित, जिसको बोल देते हैं हिंदी के अंदर निरुत्साहित भी बोल देते हैं। इसको इंग्लिश में नाम याद करो, डिस्करेज और आपका इनकरेज बोला जाता है। ठीक है, आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी को कभी डिस्करेज करोगे? कभी बच्चे को करोगे? या क्या मैं आपको ऐसे डिस्करेज करूंगा तुम तो नालायक हो, तुम्हारे बस की पढ़ना नहीं है? या आपके फैमिली मेंबर आपको ऐसे बोल सकते हो तेरे बस की नहीं है सीटेट का एग्जाम पास करना, तेरे बस की नहीं है जॉब लेना? क्या होगी इससे? इससे बच्चे के अंदर हीन भावना आती है, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, और दूसरे दूसरे नेगेटिव ख्याल आते हैं। मेक श्योर आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी आपको बच्चों को डिस्करेज नहीं करना, या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को, चाहे बच्चे की भाषा हो, चाहे बच्चे के विचार हो, चाहे बच्चे का कुछ भी XYZ चीज हो, उसको कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करना। हमेशा बच्चों को या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को आपको प्रोत्साहित करना है, इंकरेज करना है कि यस बेटा आप कर सकते हो, यस बेटा आपको इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आपको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि आप लोग कर सकते हो, सीटेट में इतना एग्जाम पास कर सकते हो, जॉब भी ले सकते हो। समझ गए? तो इसमें आप लोग खुद बताओ, डिस्करेज आपका पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा या एनकरेज पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, तो आपको एनकरेज करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। जैसे क्वेश्चन इसी से जुड़ा सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बातचीत करने, जो बच्चा अपने आप से बातचीत करता है, जिसको लेव वाइगोत्स्की ने कहा है प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है। ठीक है, जो अपने आप से बातचीत करते हैं उनको प्राइवेट स्पीच कहा है। ठीक है, व्यक्तिगत वाच को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आप लोगों में से भी बहुत करते हैं बात, व्यक्तिगत वाच करते हैं। ठीक है, अपने आप से बात करते हैं, यार एक बार मेरी जॉब मिल जाए उसके बाद तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसको सबक सिखाऊंगा, ऐसे मेरी शादी हो जाएगी, ऐसे मैं वहां घूमूंगा। इस तरीके से क्या काम करते हैं? व्यक्तिगत वाच करते हैं। इसी तरीके से छोटा बच्चा भी अपने आप से व्यक्तिगत वाच करता है। तो आप लोग मुझे बताओ, जितना आप लोग वीडियो देख रहे हो, एज ए टीचर आप क्या काम करोगे?
उसे हतोत्साहित करोगे आप लोग, क्योंकि वह आत्म केंद्रीयता को बढ़ा रहा है, ईगो सेंट्रिज्म को बढ़ा रहा है। हतोत्साहित तो मैंने कहा आप उसे किसी भी चीज को डिस्करेज, तो आप उसे या उसके विचारों को, उसकी भाषा को, किसी भी चीज को आप लोग नहीं कर सकते। उसे हतोत्साहित करना चाहिए, आगे मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा बच्चे या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को आप डिस्करेज नहीं कर सकते। तो दोनों के अंदर मुझे नेगेटिव वर्ड देखने को मिलेगा, ये तो आपके होने से रहे, ठीक है। क्योंकि यहां से पूछ रहा है एक शिक्षिका को, एज ए टीचर ये कोई काम नहीं कर सकता। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे सौ नियम आपका सुसाधित होता है। सेल्फ रेगुलेट नियम, सेल्फ रेगुलेट आपका सुसाधित होता है। देखो लेव वाइगोस्की ने भी ये कहा था कि जो आपकी जो ये पर्सनल स्पीच होती है, प्राइवेट स्पीच जो होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आदमी अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन लिया, हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम, तो आप लोग सर्च भी कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो और बोलते भी जा रहे हो। तो ये जो आप बोल रहे हो काम करते वक्त, ये अपने काम को आप रेगुलेट कर रहे हो, सेल्फ रेगुलेट कर रहे हो आप लोग काम को। तो यही जो आपकी स्पीच होती है, प्राइवेट स्पीच होती है, अपने काम को रेगुलेट करने वाली आपकी प्राइवेट स्पीच होती है। तो इसको कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करना चाहिए बच्चों को, इसको हमेशा आपको इंकरेज करना चाहिए। और ये तो आपकी खाली आप प्राइवेट स्पीच की बात होगी। अगर बच्चा कुछ भी काम कर रहा है, ठीक है, XYZ, उसको आपको इंकरेज करना है, कभी भी डिस्करेज नहीं करना। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म होती है। अब आपको एक कमाल की बात बताता हूं, जब कभी बच्चे की बात आ जाए या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज की बात आ जाए, तो आपको हमेशा बच्चे के साथ जाना है। जब कभी शिक्षक की बात आ जाए या शिक्षक से जुड़े किसी भी चीज की बात आ जाए, तो आपको शिक्षक के साथ कभी नहीं जाना। कभी शिक्षक को आराम देने की बात आ जाए, शिक्षक को सहूलियत देने की बात आ जाए, तो आपको शिक्षक के साथ कभी नहीं जाना, ठीक है। तो शिक्षक को जितना निचोड़ा जाए उतना निचोड़ दो, शिक्षक के साथ आपको कभी नहीं जाना। आपका सीटेट में एक नंबर भी नहीं कटेगा। शिक्षक के साथ मत चले जाना कि ये नहीं यार, शिक्षक के साथ भी जाना चाहिए, बच्चे के साथ जाना है आपको हमेशा, ठीक है। तो शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो गई, शिक्षक का काम खत्म हो गया, शिक्षक का बोझ खत्म हो गया, ऐसे ऑप्शन के साथ आपको नहीं जाना, ठीक है। शिक्षक को मासूम मत समझना, ये गलती मत कर देना कि हम तो शिक्षक बनने वाले, ठीक है। आंसर आपका, थर्ड आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छा देखो एक चीज और बताता हूं, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने कहा बच्चों को आपको इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है कि प्रोत्साहित तो करना चाहिए, लेकिन बहुत सी टर्म्स यहां पर एग्जामिनर ऐसे फंसा देता है पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, कि प्रोत्साहित करे तो किस चीज को करे, भाई बच्चों को करे और बच्चे से जुड़े हर चीज को करना चाहिए। लेकिन कुछ टर्म्स एग्जामिनर ऐसी फंसा देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसको भी प्रोत्साहित कर देता है जिसको नहीं भी करना चाहिए। देखो जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़ना, देखो आप भी फंसोगे। एक शिक्षिका अपनी क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसका अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। अब एक बात बताओ, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पहले तो आप लोग ये बात बताओ मुझे। पॉजिटिव होता है भाई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसमें किसी बच्चे का आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, कोई बच्चा अमीर घर से होगा, कोई बच्चा गरीब घर से होगा, किसी की मदर टंग कुछ और होगी, किसी की मदर टंग कुछ और होगी, ठीक है। जैसा आप लोग जो है जितने वीडियो देख रहे हो वो मदर टंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है ये आपका पॉजिटिव आपका साइन होता है, ठीक है, ना कि नेगेटिव वे में इसको आप लोग लेना है, ठीक है। ये बात सबसे पहली बात है आपकी, ठीक है। तो इसका अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकते हो वो आपको बताना है। यह स्वीकार करके कि जो भिन्नताओं का अर्थ है वो अभाव नहीं है। जो आप लोगों के अंदर भी भिन्नताएं देखने को मिल रही है, आप लोग अलग अलग स्टेट के हो, अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म से हो, अलग अलग जातियों से हो, इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि अभाव नहीं, अभाव है, ठीक है। अभाव के नहीं दर्शाता ये कि कोई कमी है ये, ठीक है, इस चीज को नहीं दर्शाता। तो पहला ऑप्शन सही है। मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूं वो भी आगे आएगी। अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन करना और उसको पृथक्करण करना। जहां पर भी बच्चों को सेग्रेशन करने की बात आ जाएगी, उनको लेबलिंग करने की बात आ जाएगी, ये टैग वर्ड आपका भी आने वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी वीडियो के आगे आने वाला है। आपको बच्चों को कभी भी लेबल नहीं देना, ये बच्चे के ज्यादा नंबर आते हैं कम आते हैं, ये बच्चा दिव्यांग बच्चा है, ये बच्चा सामान्य बच्चा है। कभी भी बच्चों को लेबलिंग नहीं करनी, ना ही उनको सेग्रेट करना है, पृथक्करण करना है कि दिव्यांग बच्चों का अलग से क्लास करा देते हैं, सामान्य का अलग करा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनको सेग्रेशन नहीं करना, लेबलिंग नहीं करनी, आपको नेगेटिव वर्ड होता है आपका, ठीक है। तो ये तो आपका होने से ये आपका नेगेटिव है। शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रोत्साहित विशेष स्कूल में भेजकर, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं एनकरेज से प्रोत्साहित से जुड़ी, वो ये है कि क्लास में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को बढ़ावा मिले। आप कहोगे सर आपने तो प्रोत्साहित को कहा था कि जहां भी दिखे तो समझ आना आपका पॉजिटिव होगा।
मैंने कहा था बच्चा या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को आपको एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, लेकिन इसने कहा क्लास में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है, कि सिर्फ एक संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। अब आप लोग एक बात मुझे बताओ, क्लासरूम में जो बच्चा रहेगा, क्लासरूम में आपके अलग अलग धर्म से आपके बच्चे रहेंगे, अलग अलग जातियों से बच्चे रहेंगे, अलग अलग संस्कृति के बच्चे रहेंगे। आप लोग एज ए टीचर मान लीजिए किसी भी धर्म से आप लोग पहुंच गए, मान लीजिए कोई टीचर हिंदू धर्म से है, ठीक है, और क्लासरूम में अलग अलग धर्म के अलग अलग जातियों के बच्चे हैं, तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी धर्म के बच्चों को, सभी जातियों के बच्चों को, उनकी संस्कृति को बढ़ाए, उनकी संस्कृति का सम्मान करे, ठीक है, और एकल संस्कृति को ना प्रोत्साहित करे, वो बहुल संस्कृति को प्रोत्साहित करे, सभी बच्चों की संस्कृति को प्रोत्साहित करे। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। अगर प्रोत्साहित करने की बात आएगी सिर्फ बच्चे या बच्चे से जुड़ी चीजों की बात आएगी, ना कि इस तरीके से एकल संस्कृति को या उल्टी सीधी चीजों को प्रोत्साहित करने की बात आएगी, ठीक है। वैसा आंसर, इसका फर्स्ट आंसर आपका सही था। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं जी। हाँ बहुत बढ़िया, आज से पढ़ना शुरू किया, हो जाएगा भाई, टेंशन मतलब सीटेट इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। क्लास डेली देखते रहो और जो नोट्स आपको देख रखे हैं उनको भी कर लो, आराम से भी हो जाएगा, 20 दिन 15 दिन में भी आराम से आप लोग कर जाओगे, ठीक है। अगला आपका पॉजिटिव आपका टैग वर्ड है आपका समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपका सीटेट के एग्जाम में पिछली बार ऑनलाइन पूछा गया आपका, बहुत ज्यादा है, ठीक। अब देखो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जिसमें बच्चा अपने दिमाग का यूज करके खुद सही गलत का डिसीजन लेता है। भाई एक तो बच्चा होता है, बच्चों को कह दिया कि बेटा अपने हैंड वॉश करो, अपने हाथ धो, ठीक है। अब एक बच्चा तो जाके धो लेगा, दूसरा बच्चा नहीं धोगा, और एक बच्चा अपने दिमाग का यूज करेगा कि मम्मी या पापा हैंड वॉश क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स उसको बताएंगे कि बेटा अगर हैंड वॉश नहीं करेंगे तो जो जर्म से हाथ में रह जाएंगे और फिर उसके बाद ये हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो हमको बीमारी हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा इसलिए हैंड वॉश करे जाते हैं, हाँ इसलिए हैंड वॉश करे जाते हैं। तो यहां पर बच्चे ने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करा और उसके बाद फिर उसने सही और गलत का डिसीजन लिया, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, जब बच्चा सुनी सुनाई बातों को यूज नहीं करता और अपने दिमाग का यूज करके फिर एक फैसले पर आता है। तो एनईपी 2020 ने कहा है कि इसी क्रिटिकल थिंकिंग का ज्यादा आपको बढ़ावा देना है, इसी का ज्यादा यूज कराना है बच्चे का। इसलिए बताओ ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग जो होगा। अब देखो इसी से जुड़ा आपका क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को, जो क्लास में जो लर्निंग होती है, अधिगम होती है, उसको पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय, कि क्लास में जो सिर्फ जो पाठ्य पुस्तक होती है उसी तक पढ़ाने तक मतलब उसको सीमित मत रखो, पढ़ाने के बजाय अधिगम और शिक्षा, तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण। देखो बात आ गई ना, कंठस्थीकरण, रोट मेमोराइजेशन। तो रोट मेमोराइजेशन क्या बताया था मैंने आपका, नेगेटिव वर्ड, तो पहला तो गया बेकार। दूसरा प्रत्येक 3 महीने के बाद पानी की बोतल है चल रहा कभी, प्रत्येक 3 महीने के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। खोजबीन, खोजबीन मैंने क्या बताया था आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो एक पॉजिटिव वर्ड मैंने मिल गया आपका खोजबीन, ठीक है। और समालोचनात्मक चिंतन, दो पॉजिटिव वर्ड मिल गए, ठीक है भाई, 2 भाई मिल गए यहां पर। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए आपका खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग पर केंद्रित होना चाहिए। एक नहीं 2 मिल गए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, आंसर आपका थर्ड के साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते बाप क्या अगले नेगेटिव वर्ड की ओर, जिसका नाम है आपका कलन विधि, जिसको कहा जाता है आपका एल्गोरिज्म। ये पूछा जाता है आपका मैथ्स के अंदर, ठीक है, ये टैग वर्ड आपका पूछा जाता है मैथ्स के अंदर, जिसका नाम है आपका एल्गोरिज्म। अब देखो मैथ्स के अंदर ये कैसे पूछा जाता है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। देखो देखो कलन विधि के ऊपर नजर डालो, एल्गोरिज्म के ऊपर नजर डालो। एल्गोरिज्म होता है, कलन विधि होता है किसी काम को करने के तरीके। अब टीचर क्या होता है, बच्चों को बताता रहता है किसी भी काम को करने के तरीके, जैसा आपका सीटेट का एग्जाम है, ठीक है, या मान लो बच्चा टीचर जो है बच्चों को एडिशन बता रहा है, और एडिशन बताने के बाद फिर उसको बताता ही जा रहा है कि बेटा इस सवाल को ऐसे जोड़, इस सवाल को ऐसे जोड़। अरे भाई तूने एक बात एडिशन बता दिया, अब बच्चों को कर लेने दे अपने आप प्रैक्टिस, फिर बताता जा रहा है इसको यहां से जोड़, ऐसे यहां से जोड़। तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा,
भाई आपने एक बार बता दिया, बच्चे ने समझ लिया, अब बच्चा उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, अपने आप सीख जाएगा। फिर भी बताया जा रहा, बताया जा रहा, बताया जा रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कलनानुवादी होता है किसी काम को करने का आपके जो तरीके है, जिसको टीचर बार बार अपना उसको कराता जाता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम होता है कलनानुवादी। अब क्वेश्चन आपका दे दिया जैसे सामने स्क्रीन पर है, इसको आपको नेगेटिव आपका टैग वर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त हो आपका उदाहरण है कि एक ऐसी क्लासरूम जिसका एनवायरमेंट आपका रचनात्मक है, आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि, ठीक है, कौन सा कलन विधि के उपयोग से समस्या को हल करने में उसकी सहायता करता है, ठीक है। बच्चा सोल्व कर रहा है, अरे इसका ये आंसर होगा, बच्चा सोल्व कर रहा है, अरे गधे ये वाला आंसर इसका होगा, ठीक है। वो तो बच्चा छोटा है वरना खींच देगा दो चार उसके अंदर, ठीक है। तो बार बार कलन विधि का यूज नहीं करना चाहिए, जहां पर भी आपको कलन विधि दिखे समझ जाना क्या आपका नेगेटिव है। शिक्षक श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न को हल कर रहा है, तो इस तरीके का भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण, देखो अन्वेषण विधि कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना, बट गलती से आज पीडीएफ के अंदर स्किप हो गई है। अन्वेषण में व्यस्त रहते हैं, खोजबीन में व्यस्त रहते हैं। अब बच्चा किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, सोल्व करने में व्यस्त है, खोजबीन में व्यस्त है, या तो उसका सोल्यूशन निकाल लेगा, अगर सोल्यूशन नहीं निकालेगा तो जरूर कुछ ना कुछ वहां पर वो सीखेगा जरूर, और जहां पर अटकेगा वहां पर जाकर टीचर से पूछ लेगा। अब वहां पर वो सोल्व करने में व्यस्त है और टीचर आके उसका आंसर बता रहा है, अरे इसका इस तरीके से आंसर होगा, तो बच्चा सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए कलन विधि को आपका नेगेटिव माना गया है और खोजबीन यानी अन्वेषण खोज आधारित को आपका पॉजिटिव माना गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टीचर जब मदद करते हैं जब एग्जाम होता है, एग्जाम में आकर ये बताते नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आकर तो बस अपना टाइट होकर दिखाते हैं कि नहीं हम नहीं बताएंगे, उस टाइम पर बता दो इसका ये होगा ये होगा। चलिए अगला देखते हैं आपके अगले नेगेटिव वर्ड जो सामने आपकी स्क्रीन पर है। अगले नेगेटिव वर्ड आपके सेग्रेशन और लेवलिंग, जिनके बारे में शुरुआत में अभी मैंने आपको बता दिया था, एक ऑप्शन के अंदर आ गए थे कि बच्चों को आपको कोई लेवलिंग नहीं देनी कि तू तो निकम्मा है, तेरे आईक्यू लेवल कम है, तू तेरे चिंतन का तरीका कम है, ठीक है, तेरे नंबर कम आते हैं, ठीक है। इस तरीके की कोई लेबलिंग आपको बच्चों को नहीं देनी। आपको बच्चों को पृथक्करण नहीं करना, उनको सेग्रेशन नहीं करना। दिव्यांग बच्चों को अलग कर दिया, सामान्य बच्चों को अलग कर दिया, आईक्यू लेवल वालों को कम कर दिया, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आपको अलग कर दिया। इस तरीके से कोई सेग्रेशन कोई लेबलिंग आपको बच्चों को नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेश का यानी इंक्लूजन का आपका नियम है, वो आपको क्वेश्चन दे दिया। भेदभाव करना, भेदभाव क्या होता है आपका नेगेटिव, आपको बच्चों में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना। जैसे आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो तो मेरे से भी इक्वल हो, बराबर हो, तो मैं आप में किसी एक में भी भेदभाव कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से आपको बच्चों को सभी को इक्वल मानना है। मानकीकृत आ गया भाई आपका मानकीकृत, ठीक है, ये देखने को मिलेगा मानकीकृत, तो मानकीकृत क्या आपका नेगेटिव है आपका, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या बताई थी मैंने आपके पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव है आपका। पृथक्करण और नामांकित, सेग्रेशन और लेबलिंग, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव है। तो देखो नेगेटिव पहले में, दूसरे में नेगेटिव, और चौथे में नेगेटिव, सिर्फ इसमें आपका पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा समावेशन का नियम कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ठीक है, यानी जितने भी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता है उनको स्वीकार करना, उनका समावेशन करना। आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ देख लो कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है, वो आपको बताना है। समावेशी शिक्षा आप सभी को पता है, जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि आपकी कुछ भी हो। सीखने का अनुकूल माहौल होना, बिल्कुल सही बात है, यही आपके समावेशी शिक्षा का इसका माहौल होता है। विद्यार्थियों का नामांकन यानी लेबलिंग की बात होगी, लेबलिंग क्या बताया था मैंने आपका नेगेटिव वर्ड बताया था। दूसरा उनके सेग्रेशन की बात होगी, सेग्रेशन क्या बताया था नेगेटिव वर्ड बताया था। तीसरा आपका स्टीरियोटाइप बताया था, स्टीरियोटाइप भी आपका नेगेटिव आपका होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जेंडर के बेस पर करे या किसी के अमीरी गरीबी के आधार पर करे, तो तीनों भाई साहब लाइन से आपके नेगेटिव है। आंसर आपका फर्स्ट आंसर से हो जाएगा कि भाई सीखने के लिए एक अच्छा माहौल बनाओ, एक अच्छा एनवायरमेंट बताओ, तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ईवीएस से जुड़ा हुआ आ गया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके ईवीएस में आपका जरूर आता है 1 नंबर का, ठीक है। इसके ऊपर एक बार नजर डालिए जी। 25,000 प्लस लाइव चल रहे हो, आज संख्या 30,000 प्लस नहीं पहुंची, चलो कोई बात नहीं, शेयर कर दो आप लोग लेकिन अपने दोस्त यार के पास जितना हो सके।
हाँ कर दो शेयर आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर देखिए, नजर डालिए इसके ऊपर। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी ये वर्ड आ जाए सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील, आपको हमेशा ध्यान रखना है ये आपको पॉजिटिव आपका वर्ड है। अब क्या हो गया, पॉजिटिव कैसे हो गया, सेंसिटिव कैसे हो गया। जब आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो बुक पढ़ते वक्त शुरुआत में पेरेंट्स और आपके जो टीचर होते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसको आपको सेंसिटिव बनाना है। सेंसिटिव क्यों बनाना है, जब बच्चा किसी चीज के प्रति सेंसिटिव बनेगा, अपने एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिव बनेगा, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है, या एक्सवाइजेड कुछ भी हो, पानी वगैरह हो, सेंसिटिव बनेगा तो चीज के प्रति केयर दिखाएगा। ठीक है, अगर कोई घर में पौधा लेकर आ जाएगा, पानी लेकर आ जाएगा, जानवर लेकर आ जाएगा तो उसके प्रति क्या दिखाएगा, केयर दिखाएगा। ठीक है, तो उसी वजह से अगर वो कोई जेंडर होगा, कोई बेचारा गरीब होगा तो उसके प्रति भी अगर वो सेंसिटिव होकर दिखाएगा तो समझ लेना वो एक अच्छा नागरिक भी बनेगा, आगे जाके वो देश का एक अपना नाम भी रोशन करके दिखाएगा। तो इसलिए क्लियर ये चीज पढ़ाने के लिए कही गई है कि बच्चों को एक उसके अंदर सेंसिटिव वाला गुण वो विकसित करना चाहिए एक टीचर को। तो जब कभी भी आपके ईवीएस के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, और आएगा जरूर, तो आपको ध्यान रखनी है कि आपको बच्चों को हमेशा एक सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाना है। ठीक है, और ये आपका कैसा रहेगा, आपका पॉजिटिव, आपका ये टैग वर्ड रहेगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आ रहा है पूरे स्क्रीन पर, देखो। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सामने आपके एग्जाम में कैसा था उसका भी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपका कि भावनाओं को साझा करने के लिए, जो फीलिंग्स होती है उनको साझा करने के बारे में एक लेसन में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावना के बारे में क्यों सिखा रहे हो। एक बच्चा पूछता है कि आप हमें भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन है। अब बच्चे ने वाजिब सवाल पूछा कि भाई फीलिंग्स के बारे में आप हमें क्यों सिखा रहे हो, फीलिंग्स का क्या मतलब है जो आप हमें सिखा रहे हो। ठीक है, क्योंकि बच्चों को यहां पर बेसिकली सेंसिटिव बनाने का पर्पज है कि बच्चा सेंसिटिव बने। ठीक है, अब यहां पर आंसर है कि हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं भाई, हर समय अन्य लोगों से बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बिल्कुल जरूरी है, इसलिए हम भावनाओं के बारे में सीखते हैं और सीखने के बाद हम उनके प्रति सेंसिटिव बन सके, उनकी भावनाओं की इज्जत कर सके, उनको समझ सके, इसलिए हम भावनाओं के बारे में समझते हैं और इनको सेंसिटिव बनाने के लिए हम इस चैप्टर को उसके अंदर ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब आप लोग जो वीडियो देखने आते हो, ठीक है, 25,000 प्लस आप लोग वीडियो देख रहे हो और मुझसे पढ़ रहे हो, मुझे खांसी हो रखी है कई दिनों से, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों की फीलिंग्स पता है, आपका एग्जाम नजदीक है और अगर आपने सीटेट का एग्जाम पास नहीं करा, आगे आपको जॉब लेने में दिक्कत आ जाएगी। तो मुझे आपकी फीलिंग्स के बारे में जानकारी है और मैं सेंसिटिव हूं आप लोगों के प्रति। अगर मैं सेंसिटिव नहीं होता, मुझे आपकी फीलिंग्स नहीं पता होती, अरे यार छोड़, बाद में पढ़ा देंगे, मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, मेरे पास पैसा भी है, सारी चीजें भगवान ने दे रखी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहीं और से पढ़ लेंगे। ये एक काम करूंगा, पेड क्लास निकाल दूंगा 2-2 हजार की, जिसको पढ़ना होगा आके पढ़ लेगा। मैं क्यों फ्री में इनके लिए पेड क्लास निकालूंगा, मैंने तो नहीं करा ना ऐसा काम, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग्स है। क्या है मेरे अंदर? फीलिंग्स है, मैं भावनाओं के बारे में जानता हूं, इसलिए फीलिंग्स के बारे में सिखाया जाता है, इसलिए आदमी को सेंसिटिव बनना सिखाया जाता है। और ये काम आपका प्राइमरी स्कूल पर ही आपका स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है अगर एक बच्चे को पौधे संरक्षण के बारे में सिखाया जाता है, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के बारे में सिखाया जाता है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा, बच्चे से कहो कि अपने घर में एक पौधा लगाए, बच्चे से कहो कि वाटर संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाए, डिस्कशन करा जाए। आप लोग मेरा भाव समझ रहे हो? फीलिंग्स के बारे में सेंसिटिव के बारे में जब भी पॉइंट आएगा, आपको हमेशा ही इसे एक पॉजिटिव वे के रूप में लेना है। ठीक है, आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आ गए, इसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए दो तरीके का आपके असेसमेंट आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और आपके समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका पॉजिटिव होता है, समेटिव असेसमेंट आपका नेगेटिव होता है। अब देखो कैसे कैसे होता है, उसके ऊपर नजर डालते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका वो असेसमेंट होता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। जैसे अभी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है,
अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, अभी आपका आकलन करने लग जाऊं, तो ये कैसा असेसमेंट हो जाएगा, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन का आंसर दिया या नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो मैं आपका उसका समाधान बता दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपने कमेंट कर दिया और कमेंट में फिर मैंने देखा अरे यार बच्चों को आंसर नहीं पता, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, जैसे बच्चे की वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम, तो कौन सा असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। तो जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म होने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट हुआ, क्वेश्चन हुआ, आप जब मुझसे पूछोगे तब मैं लाइव थोड़ी रहूंगा, क्या तब मैं आंसर उसका दे पाऊंगा? या जब बच्चा अपनी क्लास में पास करके अगली क्लास में पहुंच जाएगा और उसके मन में कोई डाउट रह गया, तब उस क्वेश्चन को पूछ पाएगा? नहीं पूछ पाएगा। तो आप मुझे बताओ, फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव रहेगा या समेटिव असेसमेंट आपका पॉजिटिव रहेगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, समेटिव असेसमेंट आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, या इसी की जगह पर एग्जामिनर क्या करता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इनकी जगह ये दो नाम और दे देता है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर असेसमेंट फॉर लर्निंग या फॉर्मेटिव असेसमेंट दे दे तो आपका पॉजिटिव होगा, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग या समेटिव असेसमेंट दे दे तो ये आपका नेगेटिव होगा। समझ गए इस बात को आप लोग? ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर नजर डालते हैं। अब देखो यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मेरा मन नहीं कर रहा यार क्वेश्चन पढ़ने का। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं कर रहा? हाँ भाई, मन नहीं कर रहा, क्योंकि चार ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, समेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नेगेटिव होता है। स्टैंडर्डाइज मैंने क्या बताया था, नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सीधा आंसर निकल लिया। ट्रिक थी भाई ये तो, ठीक है, सीधा आंसर निकालने की। वैसे एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ने में कुछ नहीं जाएगा, ये तो सीधा ट्रिक से निकलेगा। ठीक है, देखो कितनी आसानी से पेडागोजी के आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं। एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है, हेल्प देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? देखो सिंपल सा भी वाला बात हो गया, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट ही कहा जाएगा। तो सीधा मैंने आंसर निकाल दिया, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। अब पता है एग्जाम के अंदर क्या होता है, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा जैसे टाइम का शॉर्टेज पड़ गई, टाइम कम रह गया, तो जब टाइम कम रह जाता तो क्या होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो कभी कभी जब बड़ा क्वेश्चन आ जाए, टाइम की कमी पड़ जाए, सीधा आंसर देख लेना, तो आंसर से मैच कर लेना टैग वर्ड का यूज करके, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सीधा आंसर निकाल देना, वो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले नेगेटिव वर्ड के ऊपर। अगला नेगेटिव वर्ड आपका कंपैरिजन करना यानी तुलना करना। आप एक बात बताओ मुझे, क्या तुलना करना आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। आपको कभी भी किन्हीं दो के बीच में, तीन के बीच में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर आपका कंपैरिजन किसी और बच्चों से करे, आपके घर वाले कहे देख फलाने की नौकरी लग गई, तेरी अभी तक नहीं लगी, तो अभी तक पढ़ रहा है पढ़ रही है, तेरी कब लगेगी, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अगर छोटे बच्चे का कंपैरिजन किसी और दूसरे से करोगे, वो फर्स्ट आ गया तो अब अभी तक फर्स्ट नहीं आया, ठीक है, तेरे इतने नंबर नहीं आए, तो मेक श्योर आपको किसी भी एंगल में आपको बच्चों का कंपैरिजन नहीं करनी, तुलना नहीं करनी। जिस भी ऑप्शन में आपको तुलना करने की बात आ जाएगी, समझ जाना आपका वो नेगेटिव ऑप्शन है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मूल्यांकन का केंद्र यानी कि असेसमेंट का आपका जो फोकस है वो क्या होना चाहिए, यानी जब आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है, कितना बच्चे ने सीखा है, तो उसका केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगम करता यानी लर्नर्स क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगम करता हो, देखो यहां पर वर्ड आ गया तुलना, तो जहां पर भी तुलना की बात आई थी मैंने क्या बताया था, आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो आपका हो नहीं चला। मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना, तो देखो लेबलिंग मैंने क्या कहा था, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अधिगम करता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन कर रहा, ठीक है, तो मूल्यांकन का केंद्र क्या होगा कि जो लर्नर्स है, अधिगम करता है, वो क्या सीख रहा है और किस प्रकार सीख रहा है, इसका वर्णन करना। आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इसको? चलिए बढ़ते अब आपके अगले पॉजिटिव वर्ड की ओर। आप कहोगे सर पॉजिटिव थोड़ी है, ये तो नेगेटिव वर्ड है। एरर्स, गलतियां बच्चे की, पानी की बोतल दे दे, ठीक है, आप कहोगे ये तो नेगेटिव है, इतने ही बस, इतने में क्या होगा, दूसरी बोतल लेके आता। इसके ऊपर नजर डालो एक बार क्वेश्चन के ऊपर। देखो आपको सामने दिख रहे होंगे एरर्स,
ठीक है, मिस्टेक्स या फिर मिसकंसेप्शन, जो बच्चे की गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, या जो भ्रांतियां होती है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये आपके पॉजिटिव वर्ड होते हैं। ये बड़ी ही आपकी क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इस बात को मैं नहीं, इस बात को आपका एनसीएफ 2005 भी कहता है आपका। ठीक है, एनईपी भी आपका कहती है इस बात को। एक बात सिंपल सी एक बात बताओ यार, जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा, जब तक वो सीखेगा कैसे? जब गलती करेगा तभी तो टीचर को पता चलेगा बच्चा कहां पर गलती कर रहा है, और ठीक है, और किस प्रकार से गलती कर रहा है। तभी तो निदान करने के बाद, डायग्नोस करने के बाद उसका उपचार करा जाएगा, टीएलएम वगैरह का यूज करके, अपने मेथड्स में, तरीकों में, नए नए तरीकों का इस्तेमाल करके। तो मेक श्योर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, मिसकंसेप्शन होते हैं, यानी जो भ्रांतियां होती है, ये भी आपका क्या होते हैं, ये सब नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। आप लोगों के माइंड के अंदर मिसकंसेप्शन है यार, सीटेट का एग्जाम तो बहुत हार्ड होता है, मिसकंसेप्शन है, बहुत आसान आपका एग्जाम होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, उससे बाहर नहीं आएगी आपके एग्जाम में चीजें। बस आपको चीजें रटनी नहीं है, इतना ध्यान रखना है, समझनी है आपको चीजें। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, इसको आपको हमेशा पॉजिटिव मानना है, बच्चे की गलतियां को भी, त्रुटियां को भी, और मिसकंसेप्शन को भी, जो बच्चे की जो ये धारणाएं होती है, भ्रांतियां होती है। ठीक, ये समझ गए, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है, गलतियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है वो आपको बताना है। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना। देखो बात आ गई यहां पर, पृथक की बात आ गई, सेग्रेगेशन की बात आ गई, तो ये क्या आपका नेगेटिव वर्ड है, ये तो आपका होने से रहा। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, जहां पर भी बच्चों को दंड की बात आ जाएगी, किसी भी तरीके का, चाहे पनिशमेंट की बात हो, तो वो भी आपका आंसर होने से रहा। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, ये भी आपका होने से रहा। त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जो बच्चों की त्रुटियां होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए, जो बच्चों की जो गलतियां होती है, ये नेगेटिव नहीं होती है, ये बहुत ही पॉजिटिव होती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होती है जो बच्चे की गलतियां होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, आपके मिसकंसेप्शन से जुड़ा हुआ, इसके ऊपर नजर डालिए। आपको अभिकथन यानी असर्शन दिया हुआ है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जैसे जो अभी हमारा चल रहा है, इसमें जो भ्रांतियां है, मिसकंसेप्शन है, उनकी खोज और चर्चा करना सार्थक है। बिल्कुल सही बात है, इसमें हमने खोज कर ली और चर्चा कर ली। सीटेट के एग्जाम में आप लोग 140 भी ला सकते हो, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। डेली क्लास अटेंड करो 8 बजे, जो नोट्स दे रखे हैं उनको अच्छे तरीके से गोट कर पी जाओ, आपका अच्छे तरीके से पास हो जाएगा। एग्जाम से हफ्ते 10 दिन पहले कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर लेना, ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो सार्थक है, ताकि आपके मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। वरना आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको लगेगा हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हैं तो। ठीक, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में भी आपका सहायक होता है। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर आपके दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर आपका पहला सी हो जाएगा। ठीक, अगले की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जहां पर भी बच्चों को या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को इग्नोर करने की बात या उपेक्षा करने की बात आ जाएगी, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो, अगर आपको कोई इग्नोर कर दे कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना, मन करेगा बस इसको मार दूं। ठीक है तो उसी तरीके से बच्चों को भी बुरा लगेगा, बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी। तो बच्चों को या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को आपको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, आपको इग्नोर की जगह बच्चों को ज्यादा ज्यादा है उसको अपॉर्चुनिटी देनी है, बच्चों को ज्यादा ज्यादा उसको अवसर देने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितना हो सके बच्चों को अवसर दो, ये बात आपको हमेशा अपने मन के अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। अगर कम क्षमता वाले बच्चे के कोई क्लासरूम है उसमें उनको इग्नोर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है आपका। कक्षा में प्रजातंत्र यानी जो आपका डेमोक्रेट है, लोकतंत्र है, उसका कोई स्थान नहीं होता। अभी ये आपका आने वाला है,
सबसे महत्वपूर्ण आपके जो टैग वर्ड है ना, बंडर का बंडर वो अभी आने वाला है, भी देखना। जो बच्चे भी शुरुआत में 2-4 निकल लिए होंगे ना, उनको महत्वपूर्ण आपका खजाना भी मिलने वाला है, वो शुरू में निकल लिए होंगे, अभी देखते जाना वो, ठीक है। तो डेमोक्रेट जो होता है ना आपका पॉजिटिव आपका टैग वर्ड होता है। इसने कह दिया इसका कोई स्थान ही नहीं है, जबकि बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है आपका, तो ये आपका वैसी नेगेटिव हो गया। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कोई समस्या है और समाधान उसका निकालना है तो उसके लिए उसको एनकरेज करना चाहिए, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। मैंने क्या कहा था, सिर्फ एक ही केंद्रित होनी चाहिए, और वो क्या है, बाल केंद्रित। और दुनिया भर का कोई केंद्रित ना पाठ्य पुस्तक, ना ही शिक्षक केंद्रित, ना ही करिकुलम केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है, देखते हैं। शिक्षक निर्देश देता है, देखो मैंने क्या कही थी, शिक्षक की कोई वैल्यू नहीं है, शिक्षक की कोई औकात नहीं है, और शिक्षक निर्देश देता है, इतना बड़ा हो गया शिक्षक की निर्देश देता है, और वो भी बच्चों को, वाह भाई वाह, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है वैसे आगे, कि विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें। देख लो भाई, मतलब शिक्षक इतनी बड़ी सुप्रीम पावर को कह रहा है कि वो उसका पालन करे। आगे ऑप्शन ही मत पढ़ो, ठीक है, दिमाग घूम जाएगा। तो जहां पर भी शिक्षक को थोड़ा सा सुप्रीम पावर दिखाए, उसको सहूलियत की बात आए, आराम की बात आ जाए, उस ऑप्शन को जल्दी गलत काट के आगे बढ़ जाना एग्जाम के अंदर, ठीक है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्याम पट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है ब्लैक बोर्ड पर, और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है, ये भी आपका होने से रहा। शिक्षक ऐसे सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। मैंने क्या कहा था, अपॉर्चुनिटी, अवसर जितना बच्चों को दोगे उतना बच्चा ज्यादा सीखेगा। कि बच्चे अवलोकन करें, देखो अवलोकन क्या होता है, आपका पॉजिटिव वर्ड होता है कि बच्चे ऑब्जर्व करें। बच्चे खोज करें, खोज करना भी क्या होता है, आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। बच्चे प्रश्न करें, बच्चे प्रयोग करें, यार कितने सारे पॉजिटिव आ गए। और बच्चे विभिन्न प्रत्यों की समझ विकसित करें, एक ऑप्शन के अंदर दुनिया भर के पॉजिटिव वर्ड आ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ये सभी के सभी आपके पॉजिटिव वर्ड एक ही ऑप्शन के अंदर आ गए, चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर आपका सही हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका। चलिए बढ़ते अब आपके अगले दमदार पॉजिटिव वर्ड के ऊपर। देखो सामने स्क्रीन पर आ गए। मैंने कहा ना अगर 2-4 बच्चे निकल लिए होंगे तो उनको ये वाला खजाना अभी नहीं मिलेगा जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। देखो इनके ऊपर नजर डालो एक बार, अभी बताता हूं एक एक करेंगे इनके ऊपर। वेरी गुड। देखो अब डालते हैं, एक तरफ पॉजिटिव भरे हुए सामने, एक तरफ नेगेटिव भरे हुए। अब क्या सर इतने सारे एकदम कैसे डाल दिए, समझना मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद कई सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे आपके। देखिए मान लीजिए कोई क्लासरूम है, ठीक है, कोई भी क्लासरूम है जहां पर एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, जहां पर आप लोग जॉब के बाद पढ़ाओगे। उस क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, उस जो क्लासरूम का जो माहौल होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए और प्रजातांत्रिक होना चाहिए। जहां पर एक जो टीचर है वो सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखे, समान दृष्टि से पढ़ाए, सभी बच्चों को समान रखे, सभी को समान समान कह रहा हूं, सभी को इक्वली मतलब ट्रीट करे, किसी के अंदर भेदभाव ना करे, ठीक है। और यहां पर बच्चे सभी जो है क्वेश्चन पुटअप करे, भेदभाव रहित तो आपका क्लासरूम होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका डेमोक्रेटिक आपका माहौल होना चाहिए, एक ऐसा क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव होता है। जहां पर बच्चे डिस्कशन करते हो, चर्चा करते हो, एक ऐसा क्लासरूम होना चाहिए। तो चर्चा करना क्या होता है, जहां पर बच्चे डिस्कशन करते हो, अपने टीचर से करते हो, अपने पीयर ग्रुप में करते हो, सहपाठियों से करते हो, वो आपका पॉजिटिव आपका टैग वर्ड होता है। जहां पर एक टीचर बच्चे के इमोशंस को जानता हो, बच्चे के संवेग को जानता हो और उसके बाद उनको एजुकेशन देता हो, उनको अधिगम कराता हो, तो वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। एक छोटा बच्चा स्कूल के अंदर आता है, क्लासरूम के अंदर आता है, कभी नाराज होता है, कभी गुस्सा होता है, कभी हंसता है, ठीक है। आप लोग के साथ भी ये वाली दिक्कत होती है, आप लोग पढ़ने आ रहे हो, आप में से कोई अभी खुश है, कोई दुखी है, कोई कहीं सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं कर सकता ना ये चीज, क्योंकि हमारे और आपके बीच के अंदर ये मोबाइल फोन की स्क्रीन है, ठीक है। बट आपकी क्लासरूम में बच्चे से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर आपको बच्चों के इमोशंस को जानना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग उसको शिक्षण देना चाहिए। तो इमोशंस जो होते हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं आपके, इसी के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को शिक्षण देना चाहिए।
आपको जो बच्चा करके चीजें सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, वो आपका आपका पॉजिटिव आपका टैग वर्ड होता है, जिसमें बच्चा खुद चीजें करके सीखता है और अपने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से सीखता है, हस्तपरक अनुभव के माध्यम से सीखता है। जितना बच्चा खुद अपने हाथों से चीजें करके सीखता है ना, लंबे टाइम तक उसको चीजें उसकी मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है और उसका अनुभव भी लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपके पॉजिटिव वर्ड है जो एक क्लासरूम के अंदर उसको बच्चों को हेल्प करते हैं सारे के सारे। ठीक, अब एक क्लासरूम के अंदर नेगेटिव चीज क्या देखने को मिलेगी? एक क्लासरूम के अंदर नेगेटिव चीज देखने को मिलेगी डिसिप्लिन, अनुशासन। अब क्या होगा सर, हम जब क्लासरूम के अंदर रहते थे तो हम तो डिसिप्लिन के अंदर रहते थे, हमारी मैडम है हमारे सर तो हमें मारते थे कि चुपचाप क्लासरूम के अंदर बैठ जाओ, ठीक है, कोई शोर नहीं मचाएगा, एक लाइन से सारे के सारे जाएंगे। ये जो डिसिप्लिन में रखने की वाली बात है ना बच्चों को, ये नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को कभी भी आप डिसिप्लिन में नहीं रख सकते। ठीक है, डिसिप्लिन में मतलब किस तरीके से ट्रीट करके कि एक मतलब चुप बैठना है, इस तरीके से करना है, कोई मतलब उनके ऊपर कंट्रोल करने की वाली बात आ जाएगी, उनको नियंत्रित करने की वाली बात आ जाएगी। तो डिसिप्लिन वर्ड आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, हमें तो खूब रखा है, आप लोगों को भी रखा होगा, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को कंट्रोल करने की बात आ जाए, बच्चे की भाषा पर कंट्रोल करने की बात आ जाएगी, आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को ब्लैंक पेपर मानने की बात आ जाएगी कि जो बच्चा होता है वो ब्लैंक पेपर होता है, एक खाली स्लेट होता है। ठीक है, उसका जो दिमाग होता है वो ब्लैंक पेपर होता है जब वो स्कूल में आता है। ठीक है, और जब उसके अंदर ज्ञान आता जाता है तो ब्लैंक पेपर फिर वो भरता जाता है। ये कंसेप्ट गलत है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में आता है तो स्कूल में अपनी मदर टंग को लेकर आता है, अपनी मातृभाषा को लेकर आता है। जब बच्चा स्कूल में आता है तो स्कूल में अपने अनुभव को लेकर आता है। जब बच्चा स्कूल में आता है तो स्कूल में अपनी दुनिया के प्रति अपनी दृष्टिकोण को लेकर आता है। तो एक कंसेप्ट आज की डेट में पूरा गलत हो चुका है कि बच्चा स्कूल में एक खाली स्लेट के रूप में आता है। तो ये सब चीजें क्लासरूम में एक नेगेटिव आपके वर्ड होते हैं कि डिसिप्लिन में रखना है, कंट्रोल में रखना है, या बच्चों को एक ब्लैंक पेपर के रूप में मानना है। आपको हमेशा क्लासरूम का एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक रखना है, क्लासरूम में डिस्कशन का माहौल रखना है, चर्चा का माहौल रखना है। ठीक है, बच्चा क्वेश्चन पुटअप करता हो, प्रश्न पूछता हो, बच्चे के इमोशंस जानकर बच्चों को शिक्षण दिया जाए, लर्निंग बाय डूइंग बच्चा करता हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चा सीखता हो। ठीक, देखो एक साथ कितने सारे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हो गए। अब कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं और उसके बाद आपकी देखो प्रैक्टिस कराते हैं, अभी वो बहुत सारे बचते हैं आपके। देखो क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के स्वयंगात्मक विकास, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? स्वयंगात्मक विकास जिसमें बच्चा बहुत जल्दी अपना जल्दी एकदम रोता नहीं है, किसी बात पर एकदम इमोशनली नहीं हो जाता, ठीक है, एकदम नाराज नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, तो स्वयंगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्लास का आपका डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, मैंने कहा ना डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक एनवायरनमेंट क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। अध्यापिका की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य नहीं। क्लास का कंट्रोल यानी कि नियंत्रित परिवेश, ये क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। कक्षा का अधिकारवादी परिवेश, अधिकारवादी भी क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या है आपका डेमोक्रेटिक आपका एनवायरनमेंट, आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला आपका एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? बच्चों से वार्तालाप द्वारा, मैंने कहा ना डिस्कशन क्या होता है आपका पॉजिटिव आपका वर्ड होता है, तो जितना डिस्कशन करोगे उतना ज्यादा बच्चा चीजें सीखेगा। अध्यापक के संवेगों द्वारा, चाहे अध्यापक हो चाहे आपका बच्चे हो, उनके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तो ये भी आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन, अनुशासन क्या होता है मैंने जस्ट अभी आपको बताया, अनुशासन आपका नेगेटिव होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख लो आप लोग कितनी जल्दी आंसर आपके निकलते जा रहे हैं। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको क्लास में इंटरेस्ट बनता जा रहा होगा, पेडागोजी को किस तरीके से सोल्व करते हैं। इस तरीके से नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर दे दिया निकाल दिया, पूरे चारों ऑप्शन को निचोड़ो, आप पूरे चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करो और इससे आपका इजीली तरीके से आंसर निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर आ गया कि शिक्षिका क्लास में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकती है? एक तय और निर्धारित समय सारणी का यानी टाइम टेबल को फॉलो करके, देखो एक फिक्स टाइम टेबल बना दिया कि इस वाले जो ये पीरियड होगा इसमें ये पढ़ाएंगे, इस टाइम पीरियड में इस पीरियड में ये वाला पढ़ाएंगे।
ऐसा कोई भी टाइम पीरियड फॉलो नहीं करना, ठीक है यार। ऐसा नहीं लगता जैसे हम ये चीज पढ़ रहे हैं, ये पेडागोजी पढ़ रहे हैं, उस टाइम पर हमको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, वरना जो हम यातनाएं झेल कर आए हैं दुनिया भर की, तो उससे हमें कोई ना कोई बचाने वाला जरूर मिल जाता, ठीक है। तो उस टाइम पर जैसा बचपन बीत गया, जो भी था अच्छा था, वरना दुनिया भर की चीज उस टाइम पर होती तो शायद बचपन और अच्छी तरीके से बीतता है, ठीक है। तो टाइम टेबल को कोई फॉलो नहीं करेंगे। पुरस्कार मैंने क्या बताया था, पुरस्कार और सजा ये आपका क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर, मैंने क्या बताया था, इमोशंस क्या होता है, बच्चों के इमोशंस को मानकर उसको पढ़ाना या उसको शिक्षण अधिगम, उसको प्रक्रिया का हिस्सा मानकर उसको शिक्षण देना, ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आंसर थर्ड है, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके अलग अलग समूह बनाना, पृथक्करण करना, सेग्रेशन करना, आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये भाई साहब आपके पॉजिटिव। आंसर थर्ड से हो जाएगा। क्लास में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण बनेगा अगर बच्चे का हम इमोशंस को जानेंगे, ठीक है। मुझे पता है आप सभी के इमोशंस कि यार हमारा सीटेट का एग्जाम पास हो जाए, जॉब मिल जाए, तभी तो मैं कई घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, गले में खांसी होने के बावजूद भी, वरना मैंने सेम उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, वरना क्या जरूरत है पढ़ाने की, काम चल रहा है सभी का, ठीक। तो ये सब इमोशंस की वजह से होता है, फीलिंग्स की वजह से होता है, और तभी आप लोग भी पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको जॉब लेनी है, वरना अगर मैं कहूंगा यार पढ़ लो, या आपसे इसकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, आप विद्वान बनोगे, अरे अपना काम करो भाई, जो है हमें तो कुछ और काम करने हैं, वरना पढ़ने थोड़ी आओगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ गया कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जा सकता है। खाली स्लेटों के रूप में, ब्लैंक स्लेट के रूप में। मैंने क्या ना, आज की डेट में बच्चों को ब्लैंक स्लेट के रूप में नहीं मानना, क्योंकि बच्चा कैसा आता है स्कूल में, अपनी जो पूंजी होती है ना उससे लेस होकर आता है। सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, अपनी पूंजी में क्या क्या लेकर आता है बैग में, मातृभाषा लेकर आता है, अनुभव लेकर आता है, दुनिया के प्रति दृष्टिकोण लेकर आता है, तो अपनी पूंजी से लेस होकर आता है। बच्चों को हल्का मत समझ लेना अब, ठीक है। छोटे वयस्कों के रूप में माना है, ये भी नहीं माना। निष्क्रिय, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, निष्क्रिय पैसिव मान लिया, ये भी नहीं माना। सक्रिय अन्वेषक के रूप में, एक्टिव एक्सप्लोरर्स के रूप में माना है। आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आपके अगले पॉजिटिव वर्ड के ऊपर, जो है आपका दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी वास्तविक जीवन से जोड़ना। देखिए सिंपल सी एक बात आपको समझनी है, जो भी बच्चों को आप क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हो उसको उसकी डेली एक्टिविटीज से जोड़कर पढ़ा दो, उसके दैनिक जीवन से जोड़कर आप पढ़ा दो, तो बच्चा बहुत जल्दी कनेक्ट करके उसको सीखेगा। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जल पढ़ा रहे हो, तो उसके डेली के एक्टिविटीज से जोड़कर पढ़ा दो, जल्दी सीखेगा, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव आपका ये वर्ड होता है। ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा ईवीएस और आपके मैथ्स के अंदर, ये वाला आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपका कैसे बनता है। तो समझ गया आपका क्या है, पॉजिटिव आपका वर्ड है, ठीक। या फिर आपका इसको जो भी क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा है उसको उसके बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ा दो, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन आपका सामने स्क्रीन पर है, नजर डालो इसके ऊपर। वीडियो के एंड में बताना यार ईमानदारी से कितना आप लोगों का स्कोर आया। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा कि किस तरीके से पेडागोजी को सोल्व करा जाता है। कि एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन यानी थिंकिंग और तर्कना यानी लॉजिक का एक तरीका शामिल होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, गणित में आदमी क्या काम करता है, चिंतन करता है, थिंकिंग करता है और तर्कना करता है, लॉजिकल करता है। क्योंकि बेसिकली मैथ्स की जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसा है, लॉजिकल है। बिना लॉजिकल आदमी कर ही नहीं सकता, तर्कना कर ही नहीं सकता बिना मैथ्स लॉजिकल, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देखते हैं। स्टूडेंट्स को विशेष कोचिंग दे दो, क्या विशेष कोचिंग देकर वो आदमी तर्कना या चिंतन कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। कितनी बढ़िया कोचिंग का नाम दे दो, नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका होने सारा, ठीक। अच्छा कुछ बच्चे कोचिंग के बारे में मेरे से पूछते रहते हैं कि सीटेट के लिए कोचिंग, और अपना टाइम और पैसा बिल्कुल खराब मत करना। अगर आप फेल होना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया सीटेट के एग्जाम के लिए अगर आप लोग डेली क्लास अटेंड करते हो और नोट्स अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए मतलब ये 20 एक दिन आराम से आप लोग अच्छे नंबर से आप लोग ले जाओगे, ठीक है। तो महीना भर तो आपके लिए बहुत ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सीटेट का एग्जाम हल्का एग्जाम है। अगर आप सुपर टेट केवीएस वगैरह डीएसएसबी के लिए मतलब लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग ले सकते हो, क्योंकि उसमें मतलब आपका उसमें आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक। देखो अगला ऑप्शन आपका खोजबीन उपागम, आगे ना खोजबीन, खोजबीन क्या बताया था मैंने आपका, पॉजिटिव। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालक का प्रयोग करना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, तो दूसरा पॉजिटिव, दो पॉजिटिव आ गए भाई। संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, क्या बात है भाई, तीन पॉजिटिव आ गए। विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, 4 पॉजिटिव आ गए।
जिस ऑप्शन में चार चार पॉजिटिव मिल जाए और कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी नहीं, तो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला वर्ड आपका क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। तो जिज्ञासा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। कोई भी मनुष्य हो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ ना कुछ जिज्ञासा जरूर होती है। उसी तरीके से जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर भी बहुत सी चीजें जानने की जिज्ञासा होती है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे अंदर भी बहुत सारी जिज्ञासा ही थी जानने की। तो छोटा बच्चा भी जो होता है अपने टीचर से बहुत चीजें जानना चाहता है, सर ये क्या चीज होती है, इसका आंसर ये कैसा है, ठीक है, ये कौन सा जानवर होता है। तो जो बच्चे की जो जिज्ञासा होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, इसको हमेशा आपको पॉजिटिव मानना है और इसको ज्यादा से ज्यादा आपको बढ़ावा देना है, ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा आपको बढ़ावा देना है, ठीक है। आप क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ कैसा सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक। सर मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर नहीं मिल रहा, प्लेलिस्ट में देख लो आप लोग जाके, ठीक है। देखिए, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, उसे क्या करना चाहिए, इंटरनली रूप से मोटिवेटेड हो, ठीक है। तो अब बताओ उसे क्या करना चाहिए। जैसा मैं चाहता हूं आप लोग इंटरनली मोटिवेटेड हो, खाली सीटेट तक आप लोग फोकस मत रहो, सीटेट अच्छे नंबर से पास करके और बाकी जो आपकी वैकेंसी वगैरह निकले, केवीएस निकले या सुपर टेट वगैरह जो भी निकले, तो उस पर आप लोग अपना ध्यान लगाओ ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब आपको जल्दी मिले। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसे क्लास में कंपटीशन को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है, कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, तो सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग है। तो तुलना करना मैंने क्या बताया था, तो तुलना करना आपका नेगेटिव होता है। तो ये तो आपका होने सरा। बच्चों में डर और चिंतन, देखो डर आ गया ना आपका, तो डर क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो दो नेगेटिव नेगेटिव मिल गए। भौतिक पुरस्कार, तो पुरस्कार भी क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। देखो भाई मुझे शुरुआत में ही मुझे 3 नेगेटिव वर्ड मिल गए, तो बचा क्या आपका फोर्थ बचा कि बच्चों में जिज्ञासा, ठीक है, बच्चों में जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या बताया था, पॉजिटिव। जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा की जहां पर भी बात आ जाएगी, या फिर इसके साथ देखो लिखो अंकों की, ठीक है, इसके साथ देखो लिखो अंकों की शिक्षा देने की बात आ जाएगी कि जहां पर एजुकेशन इसलिए दी जा रही है ताकि वो उससे रोजगार मिल सके, ताकि उससे व्यवसाय मिल सके, ताकि उससे बढ़िया नंबर मिल सके, ठीक है, या ताकि उससे ग्रेड मिल सके। अगर ऐसी शिक्षा देने की बात आ रही है, समझ जाना भाई आपका वो आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। क्या है आपके नेगेटिव वर्ड है, ऐसी शिक्षा हमें नहीं देनी, या जहां पर बच्चों को प्रमोट करने की बात आ रही है, तो ये सभी आपका क्या है नेगेटिव वर्ड है। ऐसी शिक्षा देने की बात आपको कहीं पर भी नहीं कही गई है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी लेवल पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पूछा कौन सा नहीं है, नहीं है यानी नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का भाई क्या होगा, नेगेटिव का भाई आपका नेगेटिव हो जाएगा। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, देखो आ गई ना, गणित में उच्चतर की बात आ गई, ठीक है, हायर पढ़ाई की बात आ गई। मैंने कहा जहां पर हायर की बात आए, प्रमोट की बात आए, व्यवसायिक शिक्षा, ग्रेड के लिए पढ़ना, ऐसी शिक्षा की बात जहां पर भी आ जाएगी, उस बात को ना तो एनसीएफ कहता और ना ही कोई पॉलिसीज कहती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, इस बात को एनसीएफ कहता है पॉजिटिव है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव होता है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैंने कहा बच्चे या बच्चों से जुड़े किसी भी चीज को आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रोत्साहित यानी कि आपको एनकरेज करना चाहिए, ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते अब आपके अगले पॉजिटिव वर्ड की। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव वर्ड, जो आपके 3 पॉजिटिव वर्ड है और जो आपके लैंग्वेज के अंदर यानी कि जो आपकी जो भाषाएं होती है, चाहे आपने हिंदी लिया हो, इंग्लिश लिया हो, संस्कृत लिया हो, XYZ कोई भी आपने लैंग्वेज लिया हो, उसके अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं लैंग्वेज के अंदर। इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ये 3 पॉजिटिव वर्ड है, जिसमें पहला है आपका मदर टंग यानी कि जो आपकी मातृभाषा होती है। देखिए जो बच्चे की मातृभाषा होती है, ठीक, अब जैसे मैं हिंदी बोलता हूं, मान लो मैं टीचर हूं, ठीक, और मैं हिंदी बोलता हूं। अब मेरी पोस्टिंग मान लीजिए साउथ की तरफ हो गई या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गई, ठीक। अब मेरी पोस्टिंग हुई भी थी नॉर्थ ईस्ट की तरफ हुई थी जब मेरा केवीएस के अंदर सिलेक्शन हुआ था। अब मुझे आती है हिंदी भाषा आती है, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मान लीजिए कोई असमीज बोलता है या कोई दूसरी भाषा बोलता है। अब वहां पर जो उन बच्चों की जो मातृभाषा है वो नॉर्थ ईस्ट की उनकी भाषा है, ठीक है। तो एज ए टीचर मुझे इस उनकी मातृभाषा को एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए,
एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए या इसको प्रॉब्लम के रूप में लेना चाहिए? बताओ किसके रूप में लेना चाहिए? मुझे इसको एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए, एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, ना कि एक प्रॉब्लम के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, जो बच्चा कम्युनिकेट करता है, सबसे बढ़िया वो अपनी मातृभाषा में करता है। ठीक है, इसलिए मातृभाषा को एक पॉजिटिव वर्ड कहा गया है। एनईपी 2020 ने तो कहा है कि बच्चों का जो शिक्षण है कम से कम 8 क्लास में उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा पॉजिटिव वर्ड आपका मातृभाषा। इसको कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं मानना, हमेशा इसको एक रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में मानना है। जैसे क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है आपके मदर टंग से संबंधित, कि भाषाओं के अधिगम के बारे में, जो भाषाओं का अधिगम होता है, लर्निंग होती है, कौन सी बात सही नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी हमें नेगेटिव देना पड़ेगा। मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव आपका आंसर है। मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है, बाधित नहीं करती, सहायता देती है, हेल्प देती है। ठीक है, बाधित नहीं करती। तो ये क्या आपका गलत है, नेगेटिव है। तो आंसर आपका सेकंड, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, नेगेटिव वाला। ठीक है, मातृभाषा अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशलों को सुगमता प्रदान करती है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव है। मातृभाषा में सीखने से अवधारणात्मक समझ, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें बढ़त होती है, ये भी सही है आपका। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपके पॉजिटिव है जो आपके मातृभाषा से संबंधित है। वहां पर उसको बाधित कर दिया, प्रॉब्लम के रूप में मान दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। तो गलत का भाई गलत हो जाएगा, तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला मातृभाषा के अलावा एक और आपका पॉजिटिव वर्ड है जो आपका बहुभाषिकता है। आप लोग मुझे एक बात सिंपल सी बताओ, बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिकता होती है कि एक ऐसी क्लासरूम या एक ऐसा स्कूल आपका जहां पर कई सारी भाषाओं वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, जहां पर कई सारी भाषा वाले एक साथ बच्चे हैं। कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई असमीज बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मराठा बोलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग भाषा वाले बच्चे बोलते हैं। इसको आपको एक रिसोर्स के रूप में लोगे, ठीक है, एक संसाधन के रूप में लोगे, या इसको एक समस्या के रूप में लोगे? बताओ किसके रूप में लोगे? इसको भी आप लोग एक संसाधन के रूप में लोगे, ना कि एक समस्या के रूप में लोगे। क्योंकि यहां पर बच्चे एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करेंगे तो भाषा का आदान प्रदान होगा, तो एक दूसरे की भाषा यहां पर सीखेंगे। एक दूसरे की भाषा के साथ साथ यहां पर बच्चों के जो कल्चर होगा, ठीक है, जो बच्चों की संस्कृति होगी, उसका आदान प्रदान होगा, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो इसलिए बहुभाषिकता को भी एक संसाधन के रूप में लेने की बात की गई है। यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, कभी भी इसको समस्या नहीं मानना। एक क्वेश्चन जैसे सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया कि भाई मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या होती है, कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता, प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में करता है, नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी जो स्टार्टिंग की भाषा है वो मातृभाषा में स्टार्ट करता है, और बाद की जो भाषा स्टार्ट करता है वो अपनी किस में करता है? अन्य भाषा में। प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा में करता है, और उसके बाद में अधिक भाषा में जुड़ता है। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। ठीक है, यानी मातृभाषा हो चाहे बहुभाषिकता हो, इन दोनों को आपको पॉजिटिव में लेना है। अच्छा, एक और पॉजिटिव वर्ड देखो, ये लास्ट है। उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन हो आप लोग अपना क्वेश्चन बताना, उसका क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और अपना स्कोर बताना कि आपका टोटल कितना स्कोर हुआ है, और आपको वीडियो पसंद आई कैसी लगी वो भी आप बताना। ठीक, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। विभिन्न संदर्भों में जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम इसी तरीके से पूछा जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है कि जो भाषा का प्रयोग होता है विभिन्न संदर्भों में होता है। भाई अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहां पर भाषा का प्रयोग कुछ और है। अगर कोई सब्जेक्ट चल रहा है, मान लीजिए मैथ्स चल रहा है, साइंस चल रहा है, तो वहां पर भी भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा। अगर रोल प्ले आपका हो रहा है तो वहां पर भाषा प्रयोग देखने को मिल रहा है। इसलिए कहा गया है कि भाषा आपके सभी सब्जेक्ट के केंद्र में भी है, सभी विषयों के केंद्र में भी कौन है? आपकी भाषा है। तो इसलिए भाषा का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। तो जहां पर भी आपको विभिन्न संदर्भ आपको देखने को मिल जाए, समझ जाना आपका क्या है? आपका पॉजिटिव आपका वर्ड है। जैसे क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी जो भूमिका निर्वहन जो होता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को अभिनय सिखाना। रोल प्ले का मतलब होता है कि एक्टिंग के लिए उनको अभिनय सिखा दो, नहीं। एक पद्धति के रूप में इसका इकाई का यूज करना, नहीं। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, क्योंकि रोल प्ले के माध्यम से क्या होता है? बच्चे का जो भाषा विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, भाषा रोल प्ले बच्चों को दे दिया कि भाई एक काम करो, आज तुम
बैंक के तुम मैनेजर बन जाओ, मैं बैंकर बन जाता हूँ, कैश गिनने वाला बन जाता हूँ, आपस में रोल प्ले के माध्यम से ये काम को करते हैं। ठीक है, तो भाषा का विकास सबसे ज्यादा उसके अंदर होगा। और जहां पर भी ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना, आंख बंद करके आंसर लगा देना, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बच्चों को अनुशासित रखना क्या बताया था मैंने आपका, ये आपका नेगेटिव मैंने आपको बताया था। ठीक, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, थर्ड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका खत्म हो गया। कितने क्वेश्चन थे भाई आपके, 33 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, तो बताओ 33 में से आपका कितना स्कोर हुआ, और 33 में से स्कोर के अलावा आप बताओ आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और इस तरीके से आपके मैंने देखे आपको एनसीएफ 2005 पूरा डिटेल में पढ़ाया, मैंने आपसे प्रोमिस करा था एनसीएफ 2005 डिटेल में हो गया, एनईपी 2020 पूरा डिटेल में हो गया। उसके अलावा ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपके जो वर्ड है ये आपके डिटेल में हो गए। ठीक है, तो ये पेडागोजी का ये पूरा निचोड़ होते हैं। अब जो आपको नोट्स दे रखे उसके अंदर खूब प्रैक्टिस करो, पूरा पेडागोजी का आपका पूरा निचोड़ हो गया है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, आप लोग अब मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक एक करके मैं आपका आंसर दे दूंगा। वेरी गुड भाई, 33 33 33 32, क्या बात है यार, लाइन एकदम चल गई 33 33 की। सही बोलो या झूठ है? वेरी गुड। अब हिंदी ऐसा नहीं आ रहा, ये तीनों क्वेश्चन भाई आपके ये पिछले ऑनलाइन वाले में ही पूछे गए थे। सबसे ज्यादा जो दूसरा था ना आपका मातृभाषा पर आधारित जो आपका बहुभाषिकता है, वो कम से कम आपका 4-5 बार पूछा गया था। ठीक है, जितना एनालिसिस मैंने आपका प्रीवियस ईयर के जो आपके ऑनलाइन में पूछे गए ना, मेरे से जितना एनालिसिस किसी ने नहीं किया होगा। जी, वेरी गुड भाई, नाइस क्लास सर जी, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड। ठीक, 33 में से 31 से ही हुआ, वेरी गुड। अगर लेट हो गए कोई बात नहीं, शुरुआत से क्लास देख लेना। ठीक है, हाँ स्क्रीन की दिक्कत चल रही है यार, स्क्रीन करवाऊंगा ठीक, स्क्रीन वालों को फ़ोन भी किया हुआ है। मैराथन अभी बाद में होगी, अभी तो ये सब चीज़ें चल रही है, अभी बाद में होगी। ठीक, तब तक आप लोग अपनी तैयारी तो करिए, और पूछिए। स्कोर बहुत बढ़िया आ रहे, 33 33। आपकी क्लास लेने के बाद खुद में कॉन्फिडेंस आता है। टेंशन मतलब यार, सीटेट के लिए तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो। सीटेट का तो एग्जाम को इतना बड़ा एग्जाम होता भी नहीं, उसके लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो। ठीक, डेली क्लास लो 8 बजे आके। ठीक, डेली 8 क्लास लो। कल तो शायद क्लास नहीं होगी, कल तो मुझे कल छुट्टी रहेगी, कल मुझे सुबह सुबह कहीं निकलना है, तो कल तो शायद क्लास आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर होगी तो मैं टाइमर लगा दूंगा कल की क्लास का। बाकी मंडे से को फिर मिलूंगा आपको, 8 बजे मिलूंगा, मंडे से 8 बजे। और डेली 8 बजे क्लास अटेंड करो, और ये नोट्स को अच्छे तरीके से कर जाओ आप लोग। ठीक है, जो आपको नोट्स दे रखे हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, और कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, तो इनको आप लोग अच्छे तरीके से कर जाओ। और फेक के चक्कर में मत पड़ना, जो आपको ये 150 रुपए में और फ्री के चक्कर में दे रहे हो। कुछ लेडीज ऐसी होती है, लड़की ऐसी होती है, वो मतलब फ्री के चक्कर में 150 रुपए के चक्कर में ले लेती है, फिर वो जो फ्री वाले 150 वाले हैं उनके नंबर ले लेते हैं, उनको परेशान करते हैं। ठीक है, तो बहुत से उनके भी ऐसे मैसेज आए, तो आप लोगों को मैंने भी इनके वैसे भी जो कॉस्ट होती है इतनी मिनिमम रखी है कि हर कोई बच्चा उनको ले सकता है। तो आप लोगों को जो ऑथेंटिक मिलेंगे मेरी साइट के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अपने नंबर वगैरह को और अपनी जानकारी किसी के पास ऐसे शेयर मत करिए। और जो ये कैफे वाले वगैरह होते हैं जो मतलब इस तरीके से हार्ड कॉपी में दे रहे हैं, तो शुरू के 1-2 पेज मेरे ले लेते हैं, अंदर पता नहीं किसी और के डाले हुए रहते हैं। तो ये सब फेक वगैरह आपको जो मिल रहे हैं उनको स्टॉप करिए, केयरफुली होके, सिंसियरली होके। आपको लेने तो साइट से लीजिए और कहीं मत लीजिए, आपको जो भी मिलेंगे फेक मिलेंगे, वरना यही से आपको ओरिजिनल मिलेंगे। ठीक है,
क्लास अटेंड करो और यहाँ से लो, और इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना बस, ठीक है। वरना आप लोगों का नुकसान ही है उसके अंदर, मेरा कुछ नहीं है। अगर फॉर्म फिलअप गलत हो गया तो 28 आपके करेक्शन हो जाएंगे, तो टेंशन मत लो, उसके अंदर सही हो जाएगा। मैंने कहा था यार बड़ा केयरफुली होकर फॉर्म को भरिए, आप लोग गलती कर देते हो और कैफे वालों के चक्कर में कर जाते हो। जी हाँ, लैंग्वेज जो भी आप कंफर्टेबल हो ले लो। दिल से थैंक यू सर, आप नहीं होते तो सीटेट इतना आसान नहीं होता। सीटेट इतना ही आसान होता है, मतलब मैं हर साल ही तैयारी कराता हूँ बच्चों की, और मतलब जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ ये शायद आपको मतलब इतना ऐसे किताबों में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बेस स्ट्रोंग करना है। अगर आपने यहाँ पे बेस स्ट्रोंग कर लिया, यहाँ पर आपका स्कोर बहुत बढ़िया बनेगा। और जब यहाँ पर आपका स्कोर बहुत बढ़िया बनेगा, आपका बेस स्ट्रोंग हो जाएगा, उसके बाद जो आपके मेन एग्जाम बचते हैं बिहार वगैरह में, तो आप सीधे आपने जॉब ले जाओगे। जैसे मान लीजिए केवीएस बचता है, सुपरटेट वगैरह बचता है, डीएसपी बचता है, फिर वहां पर आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेस स्ट्रोंग तैयार कराता हूं मैं आपका, और साथ के साथ स्कोर तो आपका बनता ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं हर साल तैयारी भी कराता हूँ बच्चों की। हाँ, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, कल डाल दूंगा, ठीक है। कल मैं डाल दूंगा, कल शाम को देखता हूँ, क्योंकि सुबह तो मुझे कुछ काम है। तो कल देखता हूँ, कल मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा सचिन एकेडमी पर, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड की है। तो सचिन एकेडमी टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाना, ऑफिशियल वाले से जुड़ जाना, फेक से मत जुड़ना। तो नए और पॉजिटिव टैग वर्ड की आपको मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, जिसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड लिखे हुए हैं। वरना एक काम करूंगा, टेलीग्राम पे तो बहुत सारे फेक अकाउंट बने हुए हैं, है ना, टेलीग्राम पे बहुत सारे बने हुए हैं ना अपने नाम से। एक काम करूंगा, मैं अपनी साइट के ऊपर एक ऑप्शन बना देता हूं। मैं अपने साइट के ऊपर एक ऑप्शन बना दूंगा, और यहाँ पर जैसे जो आप लोगों ने नोट्स वगैरह ले रखे हैं, तो एक ऑप्शन बना दूंगा यहाँ पर, तो वहां पर जाकर आप लोग ले लेना साइट के ऊपर, ठीक है। ओपन कर लेना, वहां पर जाकर आप लोग इस पीडीएफ को ले लेना। क्योंकि जब मैं अपना टेलीग्राम अकाउंट देखता हूँ, सेम फोटो लगाई हुई है मेरी, सेम सब चीज करा हुआ है, तो टेलीग्राम पे तो बहुत बुरा हाल कर रखा है लोगों ने, ठीक है। तो टेलीग्राम की जगह साइट पर मैं एक ऑप्शन बनाकर दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ मिलेगी आपको, ये मेरी साइट के ऊपर मिल जाएगी, आपको एक ऑप्शन बनाकर दे दूंगा इसकी मैं। इसका ध्यान रखना, कल जो है इस पीडीएफ का साइट के ऊपर एक ऑप्शन बनवा कर करवा देना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को यही स्टॉप करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्त यारों के पास शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको एग्जाम तक आपको ऐसी और क्लास मिलती रहे। थैंक यू।